अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं सलमा कौसर। नाजरीन, आज का दिन अहम इसलिए भी है कि एक ऐसी शख्सियत को हम याद कर रहे हैं जिनकी बहुत सी कंट्रीब्यूशंस, बहुत सी कुर्बानियां हैं। जब हम कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं, जिद्दोजहद आज़ादी की बात करते हैं, कश्मीरियों के हुकूक की बात करते हैं, तो एक नाम ऐसा है जो हमेशा हमारे जहनों में आता है और इस नाम को सुनते हुए हम बड़े हुए। इस नाम को हमेशा हमने हक और सच के साथ खड़े देखा। जिस शख्सियत की मैं बात कर रही हूं उनका नाम था सैयद अली गिलानी, जिन्होंने अपने कॉज के लिए, अपनी जिद्दोजहद के लिए एक लंबा अरसा, तवील अरसा कैद खानों में गुजारा, कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की, जिसमें उनकी तबीयत खराब होती थी। उसके बावजूद उनको डॉक्टर तक एक्सेस नहीं दी जाती थी और समटाइम्स उनको घर में महसूर रखा जाता था। इसके अलावा उनको जो तशद्दुद का सामना करना पड़ा, उसका अगर हम जिक्र करें तो उसकी भी हमें मिसाल नहीं मिलती। लेकिन इस सब के बावजूद मुस्तकिल मिजाजी, जो उनकी उसूल पसंदी थी, वो हमेशा उस पर कायम रहे। और शुएब, उनकी जब हम कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं तो उसका इतना खौफ और डर भारत को था कि जब उनकी डेथ हुई सैयद अली गिलानी की, तो लोगों को उनको जनाजे में शिरकत करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी और जनाजे से दूर रखने के लिए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी वहां पे डिप्लॉय कर दी गई, वहां पर खारदार तारें रख दी गई और बड़ी मुश्किल हालात थे उस वक्त जब उनका जनाजा अदा किया जा रहा था और उनकी तदफीन की जा रही थी। ये ऐसा वक्त था जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। और जब भी हम शेप स्ट्रगल्स की बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने कश्मीर कॉज के लिए कुर्बानियां दी, जिन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी, भारत के खिलाफ हक के लिए डटे रहे, तो उसमें बुरहान वानी का जिक्र करें, सैयद अली गिलानी का जिक्र करें, ये वो नाम थे जो आज़ादी की नेमत का सहारा बन गए, जिन्होंने एक मिसाल कायम कर दी, जिन्होंने एग्जाम्पल सेट की कि आपके साथ कुछ भी हो जाए, कोई कितना ही जुल्म करे, आपने अपने हक से, उसूल से पीछे नहीं हटना। यासीन मलिक को जब हम देखते हैं, उन पर जो जुल्म किया जाता है, जिस तरह इस वक्त उनको कैद में रखा गया है, उनकी तबीयत इतनी नासाज होने के बावजूद उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती और उसके बाद एक खुद साख्ता कहानी घड़ने के बाद उनको सजा सुना दी जाती है। ये सब सैयद अली गिलानी के साथ भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह वो इस्तकामत के साथ अपने कदमों पर खड़े रहे, आखिरी वक्त तक सैयद अली गिलानी साहब की जो तस्वीर हमारे सामने आती रही शेब, वो बहुत कमज़ोर हो गए थे, एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, लड़ने की सकत नहीं रही थी जिस्मानी तौर पे, लेकिन फिर भी वो कलम के जरिए लड़ते रहे, वो आवाज़ उठाते रहे। बेशक नाम ही उनका ऐसा कि तहरीके हुर्रियत कश्मीर का इस्तिआरा बने, जहद मुसलसल की अलामत बने। पाकिस्तानी है पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा, ये शोरा आफाक नारा इसके खालिक हैं वो बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी। आज उनकी पहली बरसी मनाई जा रही है। उनकी ज़िंदगी के हालात थोड़ा अहाता सलमा आपने किया और आज कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब हम ये देख रहे हैं कि दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी, यानी एक तो कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और फिर पूरी दुनिया में हम ये देख रहे हैं कि सैयद अली गिलानी को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। आज मुख्तलिफ सेमिनार्स भी होंगे, आज उनसे मुतालिक बहुत बात होगी, कैसे सितारा बन गए, इस पर बहुत सी बात वैसे तो जितनी हो वो कम है। मकबूजा वादी में आज हड़ताल है। आज हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया है सैयद अली गिलानी साहब की पहली बरसी की खबर से, उनकी ज़िंदगी पर, उनकी जद्दोजहद पर, उनके उस नारे की बात भी हमने की। उनकी अब एक ज़िंदगी पे रिपोर्ट है हमारे पास, मिलकर देखते हैं। हुर्रियत सैयद अली गिलानी 29 सितंबर 1929 को मकबूजा कश्मीर के ज़िला बारामूला में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सोपोर से हासिल की, जबकि लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज में भी ज़ेर तालीम रहे। इब्तदा में जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के रुकन रहे। बाद अज़ां जद्दोजहद आज़ादी के लिए अलग जमात तहरीक हुर्रियत बनाई, जो अब कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का बुनियादी हिस्सा है। आपको मारूफ आलमी मुस्लिम फोरम राब्ता आलम इस्लामी की रुकनियत हासिल करने वाले पहले कश्मीरी रहनुमा होने का एजाज़ भी हासिल है। आप कश्मीर के पाकिस्तान से इल्हाक के जबरदस्त हामी थे और पाकिस्तान को कश्मीरियों की मंजिल समझते थे। इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। 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 आपकी सारी जिंदगी जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर से इबारत है। आज़ादी के अलम को सरबुलंद रखने की पादाश में जिंदगी के 16 कीमती बरस पाबंद सलासल रहे, 2 दहाइयों तक नजरबंद रहे और मुसलसल काबिज भारतीय फौज के जुल्म इस्तबदाद का शिकार रहे। हिंदुस्तान के खिलाफ मज़ामत, जदोजहद और पाकिस्तानियत की अलामत थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी हिंदुस्तान के गैर कानूनी कब्ज़ा के खिलाफ
सियासी मार्ज पर जदोजहद जारी रखी और कभी भी उनका जो मौक़िफ़ था आज़ादी का मौक़िफ़ और कश्मीरियों के खुदारादियत का मौक़िफ़, कभी भी उस मौक़िफ़ में उन्होंने किसी तरह की लचक नहीं दिखाई। मुजाहिदे आज़ादी होने के साथ साथ आप इल्म अदब से भी शगफ रखते थे। 30 किताबों के वो मुसन्नफ़ थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की 3 अरबी फ़ारसी अशआर की किताबों का उन्होंने तर्जमा भी किया और ख़ुद उन्होंने 27 किताबें लिखी। सितंबर 2021 को कश्मीर की आज़ादी का ख्वाब आंखों में सजाए आज़ादी का ये मुजाहिद नज़रबंदी के दौरान ही राहिए मुल्क अदम हुआ। आपकी शहादत के बाद भी काबिज़ भारतीय फ़ौज इस कदर खौफज़दा थी कि इनकी मैयत को वफ़ात के बाद भी वर्सा के हवाले न किया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सैयद अली गिलानी के यौम शहादत को सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान किया है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। जान चली गई लेकिन मैयत को वरसा के हवाले ना किया गया। उनकी शहादत के बाद भी अगर हम उनकी बात कर रहे हैं, हमारे सामने एक ऐसी मिसाल मौजूद है तो हम ज़रूर कहेंगे जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। एक महाज का जिक्र हमने किया, एक चैलेंज का जिक्र हमने किया, एक और महाज का सामना भी तो है, एक और चैलेंज का सामना इस वक्त पाकिस्तान को है। दिन भर हम क्या बात करते हैं, हम क्या सोचते हैं? फ्लड की बात करते हैं, सैलाब का जिक्र करते हैं, सैलाब मुतासरीन की बात करते हैं। जितनी बात की जाए कम है। और ये सैलाब मुतासरीन की जब हम बात करते हैं तो आप यकीन जानिए शायद सैलाब मुतासरीन तो हमारी ये ट्रांसमिशंस नहीं देख रहे, क्योंकि ज़ाहिर हालात ऐसे हैं। तो ये ट्रांसमिशंस, ये गुफ्तगू, ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने उनका ख्याल रखना है, यानी मेरे और आपके लिए है, जो हमें सुन रहे हैं, जो बड़े इस वक्त अच्छे हालात में कहूँगा हैं, बेहतर हालात में हैं। तो इनको ख्याल रखना है उनका जो कि बेहतर हालात में नहीं है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी इलाके से हो, किसी भी जगह से हो, कोई दूर अफ्तादा इलाका ही क्यों ना हो, जहाँ पहुँचना मुश्किल ही क्यों ना हो। लेकिन हमें यह अहद करना है कि हमने हर उस शख्स तक पहुँचना है, या तो खुद या हमारी इमदाद किसी सूरत वहाँ पर पहुँचे। आज सुबह एक बात सोच रहा था सलमा कि ये कितना ज़रूरी हो चुका है इस वक्त के हम ये सोचें कि हुकूमत, हमारे अस्करी इदारे और हमारी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस, मैं नाम भी ले लेता हूँ, अलखिदमत भी है, सलानी भी है, अखुवत भी है, एधी भी है, बहुत से ऐसे इदारे हैं जो बहुत अच्छा काम करें। उनकी जेडीसी है, ये वो इदारे हैं जिनका एक एक्सपीरियंस है। ये बात मैंने इसलिए की है, ये बड़ी अच्छी बात है। आप कोशिश करते हैं कि आप कहते हैं कि ठीक है जी आप डोनेशन मुझे दीजिए, मैं जाऊंगा वहाँ पर। इस वक्त हम क्या देख रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बन रहे हैं, स्टेटस लग रहे हैं, जान पहचान के लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप हमें इमदाद दीजिए, हम वहाँ तक पहुँचेंगे। मुझे किसी की इंटेंशन पर कोई डाउट नहीं है। अल्लाह करे आप सब जो सोच रहे हैं उससे बहुत बेहतर करें, बहुत बढ़कर करें, अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यहाँ पर यह है कि जब ऑलरेडी हमारे पास इदारे मौजूद हैं, सिस्टम मौजूद है, इंक्लूडिंग आवर गवर्नमेंट, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल, क्योंकि जरा उनको भी वज़ीर-ए-आज़म ने पेशकश की कि मिलकर करते हैं, उसके साथ साथ वो इदारे जिनका मैंने नाम लिया, और सबसे ऊपर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के अस्करी इदारे जिस तरह से वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, अगर हम उनका बाजू बन जाएं, अगर हम उनका साथ दे दें, तमाम डोनेशंस उन तक पहुंचा दें, तो वो बेहतर तौर पर पहुंचा पाएंगे। फिर होता क्या है, अगर आप खुद से कोशिश करते हैं उसमें मुश्किलात भी आती हैं, उसमें डिलेज भी आते हैं, आपको नहीं पता आपने कहाँ पहुंचना है। बहुत से लोग अब क्या सवाल करते हैं कि हमें बताइए कोई ऐसा इलाका जहाँ कोई नहीं पहुंच पाए, हम वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ, अगर कोई किसी इलाके में नहीं पहुंच पाया ना, तो आप यकीन जानिए आपका पहुंचना मुश्किल होगा। हाँ, फौज पहुंच सकती है, हुकूमत पहुंच सकती है, इंतजामिया पहुंच सकती है, ये इदारे जिनका एक मरबूत निज़ाम है ये पहुंच सकते हैं, आप और मैं पहुंच सकते हैं। इस पर बड़ा सवालिया निशान है, हमारे लिए पहुंचना मुश्किल है। प्लीज डू डोनेट, लेकिन इसको मलहूज़े खातिर रख करके जो अकाउंट नंबर शेयर किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से या इन इदारों की तरफ से, इनका बाजू बन जाए। और शुएब, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं उन इदारों की जिनका एक्सपीरियंस है, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे आता है कि हम इमदाद लेके जाते हैं, जो लोग सड़क किनारे खुश्की पर मौजूद हैं वो इमदाद ले लेते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लेकर स्टोर कर लेते हैं, लेकिन उससे आगे जाएं तो असल सूरत हाल मालूम होती है। जैसे आपने कहा कि इदारे पहुंच रहे हैं हर जगह पे, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे एक्सेस इजी नहीं होती, वहां पर हेलीकॉप्टर्स जा सकते हैं, वहां पर जो ट्रेंड हमारे फोर्सेस के लोग होते हैं वो जा सकते हैं। वहां पर सूरत हाल किस कदर दर्दनाक है, कितनी तकलीफदेह है। अगर 6 से 8 दिन लग रहे हैं वहां पहुंचने में, सोचें वहां बच्चों ने, खवातीन ने कितनी रातें खुले आसमान तले भूखे गुजारी होंगी, और बच्चे किस तरह बिलक बिलक कर दूध और खाना मांगते होंगे जिनके लिए कुछ अवेलेबल नहीं है। तो इदारों को डोनेट करने का मकसद ये है कि एक सिंक्रोनाइज्ड मैकेनिज्म के तहत चला जाए, और जो भी इमदाद पहुंच रही है वो मुतल्लिका लोगों तक ड्यू जो उनका शेयर है वो पहुंचना चाहिए। क्योंकि इस वक्त अल्लाह ताला ने हमें
इस काबिल बनाया है कि हम वसीला बने, हमें ये मौका दिया है। ये असल में जब हम बार बार कहते हैं हमारा इम्तिहान है, हमारा इम्तिहान इसलिए भी है कि जब हम देने वाले लोगों में शामिल हैं तो हम कैसे देते हैं। हम अपने लिए बेहतरीन खाना चूज करते हैं, अपने दोस्तों के लिए दावत करते हैं, 10 खाने लगे होते हैं वहाँ पे, लेकिन जब हम डोनेट करने की बात करते हैं तो हम थोड़े से चावल उठा के दे देते हैं, हम 500,000 रुपए दे देते हैं। हम 5,000 रुपए का खाना अगर एक टाइम पे खाते हैं तो वो 5,000 रुपए का राशन हम क्यों डोनेट नहीं कर सकते? और फिर हम ये क्यों यकीनी नहीं बनाते कि हमने सिर्फ सर से नहीं उतारना कि एक जिम्मेदारी अदा हो गई, हमें उसे मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाना है। और ये तब तक करते रहना है जब तक वो लोग अपने घरों में आबाद ना हो जाएं, और अल्लाह ताला उनके घर जल्दी आबाद करे जो इस वक्त मुश्किल है। आमीन। ये बहुत अहम है कि हम सबको अपनी जिम्मेदारी को समझना है। याद रखिए, अल्लाह देकर भी आजमाता है और अल्लाह लेकर भी आजमाता है। तो ये मत सोचिए कि आजमाइश उनके जो कड़े वक्त में है, उससे बड़ी आजमाइश हम सब की है कि हमें एक कौम बनकर आगे बढ़ना है। जो माजी में हमने जिस तरह इन आफात का, मैं ये तो नहीं कहता कि मुकाबला किया, हमारी क्या औकात, हमारी क्या सकत, हमारी क्या हैसियत कि हम मुकाबला कर सकें। हम तो कोशिश कर सकते हैं। अल्लाह अगर हमें वसीला बना रहा है तो इस पर भी अब अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने हमें देने वाला हाथ दिया कि हम आज किसी की मदद कर सकते हैं, किसी का हाथ थाम सकते हैं। इस वक्त जब हम पूरे मुल्क की सूरत हाल की बात करते हैं और हम देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं, तो कल KP का उनका दौरा, उसकी बात हम ज़रा कर लेते हैं। आज में सैलाब से मुतासर जो इलाके हैं वहाँ का दौरा भी किया गया और 10 अरब रुपए इमदाद का ऐलान किया गया। यानी हुकूमत की तरफ से 10 अरब रुपए ये वहाँ पहुँचेंगे। और ये कैसे पहुँचेंगे? ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जेब से नहीं देने, ये वो है जो कि हमारे ख़जाने में, ख़जाने पे ऑलरेडी बोझ है, याद रखिए। तो ये कैसे होगा? जब आप मदद करेंगे उस अकाउंट नंबर में जो कि वज़ीर-ए-आज़म का रिलीफ अकाउंट है, कि वहाँ पर अगर आप डोनेट करेंगे तो ये अकाउंट नंबर में डालने के बाद वो आपकी अमाउंट जो है वो मुस्तहिक तक पहुँच पाएगी। KP हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो या जनूबी पंजाब हो, कि वहाँ तक पहुँच जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि मुश्किल की जो ये घड़ी है, इसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हर जगह पहुँचें। हम ये नहीं सोच रहे कि अच्छा सिर्फ एक सूबा या एक इलाका, नो, हर जगह पहुंचना है। और ये देखना है, ये मुमकिन है किसी जगह का मसला बड़ा होगा, ये मुमकिन है कहीं पर तकलीफ थोड़ी सी कम होगी। अब जिस जगह तकलीफ कम भी होगी ना, वो शख्स ये कहेगा कि मेरी तकलीफ से बड़ी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत को बेहतर पता है कि अच्छा किस तरह इसको डिवाइड करना है, कहाँ पर कितनी इमदाद पहुँचनी है, कहाँ पर क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। कल सलमा आपने एक चीज़ भी शेयर की, एक दवाइयों की लिस्ट, बहुत अच्छा। मैं कहूँगा कि ये बड़ा अच्छे इनिशिएटिव्स होते हैं कि हम लोगों को बता भी रहे हैं, हम लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, इदारों की बात भी कर रहे हैं कि अच्छा ये वो मेडिकल ये मेडिसिन लिस्ट है जो कि आपने कोशिश करनी है कि अगर आप किसी के लिए कोई सामान लेकर जाएं तो साथ मेडिसिन, ये बड़े जनरल मेडिसिन होती हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं, पेन किलर्स होते हैं, कुछ स्टमक के इशूज़ जिनको हो उनकी मेडिसिन होती हैं, कुछ और बीमारियां होती हैं जो बड़ी कॉमन होती हैं और हम देखते हैं फैलती हैं, तो उनके लिए मेडिसिन होना बड़ा अहम है। उसके साथ कल भी हमने बात की थी पानी और ऐसे एयर टाइट बैग्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं वहाँ पर होना, ताकि लोग अपना सामान या ड्राई राशन भी हो या फॉर दैट मैटर कोई खाने पीने की चीज़ हो उसमें रख सकें कुछ देर के लिए। बिल्कुल शेब, जब हम बार बार डोनेशन की बात कर रहे हैं, उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो वहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, बहुत से मामलात हम इंसानों के हाथ में आ गए, कहीं पे मुश्किल पेश आती है। मैंने कल एक चीज़ देखी, मुझे लगता है कि वो आवाम के साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है कि कुरान मजीद में जितनी भी कौमों की तबाही का जिक्र हम देखते हैं, उसमें किसी भी कौम की तबाही की वजह ज़कात या रोज़ा या हज छोड़ना नहीं थी। आपको पता है उसकी वजह क्या थी? उसकी बड़ी वजह थी कम तोलना, रिश्वत, इंसाफ ना करना, किसी का हक खाना। अब ये सारे वो मामलात हैं जिनका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, यानी कि असल मामला हुकूकुल इबाद का था, हुकूकुल्लाह का इख्तियार अल्लाह ताला के पास है। तो यहाँ पे हुकूकुल इबाद की बात हो रही है। हमारा मजहब हमें ये कहता है कि आपका पड़ोसी भूखा सोएगा तो आपसे पूछा जाएगा। आप जरूर ये खबर रखें कि आपके साथ वाले घर में जो शख्स मौजूद है, क्या उसने पेट भर के खाना खाया, क्या उसके घर में खाना मौजूद है। तो आपको उन पड़ोसियों का ख्याल क्यों नहीं आता जो इस वक्त खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं? वबाएं फूट रही हैं, पानी जमा है, मेडिकल टीमें मौजूद हैं, लेकिन अद्वियात भी चाहिए। खाने का तो हम बार बार जिक्र करते हैं। वो लिस्ट शेयर करने का मकसद यही था। आई विश कि हम उसको स्क्रीन पे प्ले कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि अगर हम शेयर कर सकें नाज़रीन के साथ। बेसिक मेडिसिन हमें तो एक दो के नाम आते होंगे, जनरली आप देखें सलमा, जब भी कोई ऐसा प्लान कर रहा होता है ना कि उसने राशन इकट्ठा करने लेकर जाना, तो किसी डॉक्टर से पूछ भी सकता है कि अच्छा डॉक्टर साहब मैं इस इलाके में जा रहा हूँ, मैं कौन कौन सी मेडिसिन साथ ले जाऊँ। तो ये बड़ा अहम है, आप पूछ लेंगे तो गाइड कर देगा, मेडिसिन लीजिए और साथ लेकर जाइए। इससे पहले हम जो बात कर रहे थे ना मुख्तलिफ इदारों के काम की, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा जो सूबाई हुकूमत है, जो मुसल्लह अफ़वाज हैं, NDMA है, PDM है, जिस तरह से काम कर रहे हैं
बहुत ऐसे तरीके से काम सर अंजाम दिया जा रहा है। और जो सयाहों की बात उन्होंने कल की, चूँकि ज़रा कलाम भी वो गए और हम ये देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पर सयाह फंस गए थे, कई दिन से फंसे हुए हैं, अभी सबका इनखला नहीं हुआ, लेकिन ये अच्छी बात कि सब सेफ हैं, उन तक हम पहुँच पा रहे हैं, उनसे हम कांटेक्ट में, उसमें कुछ गैर मुल्की सयाह भी थे। ऐसे में ये कहा भी जा रहा है कि इंशाअल्लाह आज का दिन दिया गया कि आज तमाम जो टूरिस्ट रह गए हैं उनका भी इनखला मुकम्मल कर लिया जाएगा, बिकॉज ज़रा हेलीकॉप्टर्स कम हैं, हम डेली परवाज़ें करते हैं, उनको वहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं। और ऐसे में शहबाज शरीफ साहब ने जर्मन लैंग्वेज में जर्मन टूरिस्ट से गुफ्तगू भी की। तो कल एक वीडियो सामने आई थी, वो आपको दिखाते भी हैं, लेकिन वो दिखाने से पहले आपको हम बता रहे हैं कि सिर्फ जर्मन खत्म नहीं करें, जो भी वहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट मौजूद थे उन सब का इनखला यकीनी बनाया गया है। और इसके साथ साथ जो भी टूरिस्ट वहाँ पर हैं, क्योंकि फैमिलीज परेशान थी यहाँ पर, उन सब का इनखला यकीनी बनाया जा रहा है। तो जर्मन टूरिस्ट की क्या गुफ्तगू रही वज़ीर आज़म साहब से, आपको दिखाते हैं। भी फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आपको इवैक्यूएट भी हम करेंगे। और मैं इसलिए आया हूँ, आप कुछ इवैक्यूएट हो गए हैं, आपको इंशाल्लाह यहाँ से निकालेंगे, आजकल में खैरियत से निकालेंगे इंशाल्लाह पूरी। चले गए, हमारा क्या होगा? आप फिक्र ना करें बीबी, इंशाल्लाह हमें निकाल दें यहाँ से, आपकी मेहरबानी। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह फिक्र ना करो, इंशाल्लाह ठीक ठाक है। क्या नाम बेटा आपका? कहाँ से हैं? खैरियत से है ना? ठीक ठाक है सब? खाना पीना ठीक है? ये बोतल पकड़ी भी आप? 5-6 दिन हो गए। आप कहाँ से? हम भी मुल्तान से। जर्मनी से आए? आप भी जर्मनी से आए? यहाँ पर देखने आए थे? पाकिस्तान, Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Pakistan, aber wohne in Deutschland. Ja, wohne in Deutschland. Erste Mal Pakistan. Ja, das stimmt. वज़ीर आज़म मौजूद थे उन इलाकों में जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं। एक चीज़ जो बड़ी अच्छी थी शुएब, वो ये थी कि वज़ीर आज़म ज़मीन पे बैठ के उन लोगों से बात कर रहे थे और जो जर्मन फैमिली मौजूद थी उनसे उनकी लैंग्वेज में बात की। ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बड़ी काउंट करती हैं। ये अपनायत का एक एहसास होता है जिसकी इस वक्त उन लोगों को बहुत ज़रूरत है जो इस वक्त इम्तहान से गुजर रहे हैं। इसके अलावा कल जब वज़ीर आज़म वापस आए हैं स्वात से और लोअर कोहिस्तान के दौरे से, जब वो वापस आए हैं तो उसके बाद उन्होंने एक मीटिंग भी हेड की है। और इस मीटिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट इशूज़ पे बात हुई है जो कि इस वक्त बहुत मेजर कंसर्न के इशूज़ थे। सड़कें हमारी तबाह हो गई हैं, सड़कों से मुतालिक बात हुई, बिजली के निज़ाम से मुतालिक बात हुई, कम्युनिकेशन सिस्टम पे बात हुई, क्योंकि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हुआ वहाँ पे ये सब खत्म हो गया। बिजली के कनेक्शंस अल्टीमेटली जहाँ मौजूद थे वो भी काटने पड़े क्योंकि पानी था, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से करंट लग सकता है लोगों को, जानवर बहुत सारे ऐसे हादसात में करंट लगने से हलाक हो जाते हैं, तो ऐसे में डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को। इसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ज़ाहिर है उसकी बहाली ज़रूरी है। और उसमें सलमान ने कहा भी है कि जुम्मे तक सड़कों की मुरम्मत जो है ना मुकम्मल की जाए और जो कलाम सवात राब्ता सड़कें हैं उससे मुतालिक उन्होंने कहा कि आइंदा हफ्ते तक ये बहाल की जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो पावर डिवीजन है वो 25 अगस्त से अब तक बिजली के निज़ाम की बहाली के लिए जो अपने काम की तफसीली रिपोर्ट है वो पेश करेगा और काम जहां जहां तातुल का शिकार है उसकी जो रीजंस हैं वो बयान की जाएंगी। ये हिदायत भी की गई है कि आइंदा 48 जो घंटे हैं उसमें बलूचिस्तान की जो तमाम बिजली की बहाल करने और ट्रांसमिशन लाइन की जो मुरम्मत करनी है उसको यकीनी बनाया जाएगा। अब वज़ीर शहबाज शरीफ साहब ये भी कह रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं पावर डिवीजन को कि अपने ज्वाइंट सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरीज की फील्ड में ड्यूटी लगाई जाए ताकि जब वो अफसर फील्ड में होगा तो वो मालूम कर पाएगा कहाँ पे इशू है, बिजली की बहाली हो, मुरम्मत हो। ये जब तक ना मुकम्मल हो कोई अफसर दफ्तर में ना बैठे, फील्ड में नजर आए, ट्रांसमिशन लाइन की बात वो करें, किसी किस्म का तातुल बर्दाश्त नहीं किया और इसके अलावा उन्होंने 25 अगस्त तक का टाइम दिया कि सारी चीज़ों की ओके की रिपोर्ट मुझे 25 अगस्त तक मिलनी चाहिए। दैट्स वंडरफुल कि पीएम इतने एक्टिव हैं। ज़ाहिर है मुल्क पे इतनी बड़ी मुसीबत है तो जो हेड ऑफ स्टेट है उसको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है ऐसे हालात में। और उन्होंने ये भी कहा है कि जितना भी कंस्ट्रक्शन का सामान है, क्योंकि अब ज़ाहिर है हमें तामत की ज़रूरत पड़ेगी उन घरों की, सड़कों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो भी चीज़ें तबाह हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि मकामी सतह पर ये सारी प्रोडक्शन होनी चाहिए। उससे लोकल इंडस्ट्री को तो जाहिर सी बात है कि फायदा होता है, लेकिन एक अल्टीमेट फायदा जो है वो उसकी कॉस्ट के हवाले से भी हमें होता है कि जो घर बन रहे हैं, जो भी चीजें बन रही हैं, उनकी कॉस्ट कम हो जाती है।
इसके अलावा जो बिजली की तरसील कार कंपनी है उनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स को वज़ीर आज़म ने अपने शहरों में मौजूद रहने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि अपने नंबर्स अवाम की शिकायत के लिए फौरी तौर पर उनको पब्लिक कर दें ताकि लोग किसी भी किस्म की मसले की सूरत में आपसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकें। ये बहुत अहम है, कॉन्टेक्ट होगा, मालूम होगा इशू का है तो फिर उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। चाहिए तो हमने बात की है ना कि जो इस वक्त सूरत हाल है, हमने कम्युनिकेशन की बात की, बिजली की बात की, अब जरा बात इमदाद की करते हैं। जो हमारे इंटरनेशनल डोनर्स हैं, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं जो हमें इमदाद इस वक्त दे रहे हैं, तो उनका शुक्रिया। जो इमदाद आ रही है उसकी बात करते हैं। चीन की जानिब से इमदादी सामान लेकर मजीद 2 जहाज कराची पहुंचे और इससे पहले भी चीन के 2 जहाज जो हैं वो इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए चीन की जानिब से 3000 खैमे और दीगर जो सामान रिक्वायर्ड होता है वो आ चुका है, जबकि मजीद 22000 खैमे जो है वो फराम किए जाएंगे, इन्हें उनकी तरफ से कह दिया गया। चीन के सदर और वज़ीर आज़म ने सैलाब में होने वाले नुकसानात पर बड़े दुख का इजहार किया, बड़े अफसोस का इजहार किया। इसके साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक की बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए $30 लाख इमदाद का ऐलान किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से इस वक्त इमदाद आ रही है उस पर कहा है कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ये पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया अदा किया जा रहा है, चूँकि ज़ाहिर इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आई एम ग्लैड कि जो हमारे इंटरनेशनल डोनर्स हैं बहुत आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा जो आपने बात की है दीगर ममालिक के जो सरबराहान है उनकी तरफ से अफसोस का इजहार किया गया है, जिस पे वज़ीर आज़म ने शुक्रिया अदा किया है। तो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के वज़ीर आज़म ने भी कांटेक्ट किया, उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मुल्क पे आफत आई है, जिस पे वज़ीर आज़म ने उनका भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने कंडोलेंस अपनी शेयर की है। और उसके अलावा ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में भी ज़ाहिर है वक्त लगेगा, लेकिन दीगर ममालिक की सपोर्ट मदद बड़ी अहम है। तुर्किया की बात हम करते हैं, वहाँ से हमें एड आ रही है। 2 जहाज़ इमदादी सामान लेके कराची पहुँचे हैं जिन्हें NDMA के हवाले कर दिया गया है। लोकल टीम्स भी मौजूद हैं वहाँ पे, हमारे सरकारी इदारों की टीमें भी मौजूद हैं और जो उन जहाज़ों के साथ जो क्रू आ रहा है वो भी इस वक्त मौजूद है वहाँ पे। उसमें से भी लोग हैं जो सामान की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हेल्प आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं है। 3.5 करोड़ आबादी को इस वक्त हमने एकोमोडेट करना है। तो इस मौके पर वज़ारत ख़ारजा के हुकाम भी मौजूद थे जब ये सामान पहुंचा। इसमें कुछ खुश खुराक शामिल थी, कुछ खैमे थे, खाने पीने की दीगर चीज़ें थी। तो ये तो होगी टर्की और चीन की बात। इसके अलावा भी बहुत से ममालिक हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। इससे पहले UAE की तरफ से कुछ सामान आया था और ना सिर्फ ये सामान इंटरनेशनल डोनर्स की तरफ से, हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से आ रहा है, कुछ पैसे भी आ रहे हैं जिनकी हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। IMF से भी हमारी जो किस्त है वो भी आ रही है। और ये सारे जो चीज़ें थी आगे पीछे, इसकी यूटिलाइज करने की जो हमने प्लानिंग करनी है वो भी इन्हीं दिनों में करनी है। और ज़ाहिर है जब फिजिबिलिटी बनेगी दोबारा से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमें लोगों को घर बना के देने हैं, हमें लोगों के रहन सहन, खाने पीने, हर चीज़ का बंदोबस्त करना है। 3.5 करोड़ आबादी की जब हम बात करते हैं, शहर के शहर बसाने हैं, कोई एक शहर नहीं, कई शहर बसाने हैं। उनको नए सिरे से बसाने में, आबाद करने में, फिर उनको तरक्की की राह पर गामजन करने में हमें बहुत वक्त और बहुत पैसे दरकार हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब ने जो अपील की थी उस पर काफ़ी पैसे हमारे पास आ गए, कुछ IMF से आ रहे हैं, कुछ उस मालिक मदद कर रहे हैं। तो ये जो रकम होगी ये हमें बड़ी हेल्प आउट करेगी आने वाले वक्त में। इसके अलावा जब हम अपने IMF की कुछ अपडेट हम चाह रहे थे दे देते नाज़रीन को, बिकॉज ज़रा IMF की आपने बात की तो IMF की जो किस्त है वो मौसूल हो चुकी है और स्टेट बैंक ने ट्वीट की है और कहा है कि IMF ने पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $1 अरब 16 करोड़ की किस्त जो है वो जारी कर दी है। इस किस्त के इजरा की जो हतमी मंजूरी है वो IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में दी गई थी और तौसीफ फंड की जो सहूलत इसके तहत ये 7वां और 8वां जायजा मुकम्मल होने के बाद किस्त जारी की गई है। अब रकम से पाकिस्तान को जो ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर करने में खासी मदद मिलेगी। जस्ट थॉट कि मैं इसकी थोड़ी डिटेल्स शेयर करूं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया कि ये किस्त आ रही है। डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत सूदमंद होगी, फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि हमने इतनी सारी शराइत पूरी की थी, उनकी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी IMF की वो हमने पूरी की और उसके बाद डीलिंग में कामयाब हुए। और इसके अलावा जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट था वो पहले ही हो गया था, अभी किस्त आ रही है तो उससे ज़ाहिर मजीद फ़ायदा होगा। लेकिन कल जब हम वज़ीर आज़म के दौरे का जिक्र कर रहे थे कि वो कल गए थे कुछ इलाकों में, तो मरियम नवाज साहिबा जो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं वो भी पहुंची थी। पंजाब के मुतासरा इलाकों में परसों भी गई थी, कल भी उन्होंने विजिट किया राजनपुर का, डेरा गाजी खान का। इसके इलाके जो जिन इलाकों में वो गई हैं उनका अगर मैं जिक्र कर दूँ, बस्ती परवेज़, बस्ती चौधरी, अफजल, फाजिलपुर, छोटी ज़ेरी, इन सारे इलाकों में उन्होंने दौरा किया। और मरियम नवाज साहिबा ने हमेशा की तरह उन ख़वातीन को गले से लगाया जो मुश्किल में थी, जो परेशान थी, उनके साथ ज़मीन पे बैठ के उनके मसाइल सुने, उनके बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान,
कुछ ऐसा सामान जो छोटे बच्चों को नहीं पता कि उन पे इस वक्त क्या क़यामत टूटी है, उनकी फैमिली किस मुश्किल में है। तो छोटे बच्चों के लिए कुछ छोटे छोटे बैग्स थे जिसमें उनके खाने पीने की कुछ चीज़ें शामिल थीं, वो लेकर गई थी। और उसके अलावा उनके मसाइल सुने, कुछ एड लेकर गई थी मरीम नवाज साहिबा, जो कि उन्होंने वहाँ पर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये सामान मुझे पता है कि कम है, मैं इससे ज़्यादा भी करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जो दुख है, जो तकलीफ़ है, वो इतनी बड़ी है कि बड़ा मुश्किल है उसका कंप्लीटली हम अजाला कर सकें, लेकिन किसी हद तक जितना हम कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपने एंड से कर रही है। तो मरीम नवाज साहिबा का जो विजिट था वो उसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि ज़ाहिर है ऐसे वक्त में जब आप मुश्किल में होते हैं, आपको अपने मुंतखब नुमाइंदों की, आपको अपने हुकूमती अरकान की मौजूदूदगी अपने दरमियान चाहिए होती है, आपको एक सहारा, एक हौसला मिल जाता है। बिल्कुल, हौसला मिल जाता है। अच्छा, ये तो आपने बात की मरीम नवाज साहिबा की वहाँ पर मौजूदगी। मैं ज़रा क्विकली आगे बढ़ते हुए शेयर करना चाह रहा था जो हमारे अस्करी काम कर रहे हैं। पाक फौज है, पाकिस्तान नेवी है एंड एयरफोर्स है, जो इमदादी सरगर्मी में इस वक्त हमें पेश नज़र आ रहे हैं। तो मुतासरीन से ज़रा यकजहती के लिए अब 6 सितंबर को GHQ में होने वाले यौम दिफा और यौम शहदा की जो मरकज़ी तकरीब है ये मुलतवी कर दी गई है। DGISPR ने अपने ट्वीट में कहा है कि मुसल्लह अफ़वाद सैलाब से मुतासर जो बहन भाई हैं, इनकी मदद के लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और 24 घंटे के दौरान पाक फ़ौज ने रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के लिए जो हेलीकॉप्टर्स हैं उसकी 140 परवाज़ें भरी हैं और 550 इनफरादी हैसियत में जो अफराद हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि टूरिस्ट हैं, आज इनको इंशाल्लाह मुकम्मल इनका इनखला हो जाएगा, एवैक्यूएशन हो जाएगी जो वहाँ फंसे हुए हैं। तो कितनी परवाज़ें हो चुकी हैं उसकी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करें। पाक फ़ौज की जानिब से जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से हैं वहाँ पर 6140 टन राशन के जो पैकेट हैं वो 325 टेंट के साथ भेजे गए हैं, सैलाब मुतासर इलाकों में पहुँचाए गए हैं। मेडिकल कैंप्स में इस वक्त हम देख रहे हैं 5231 मरीजों का इलाज किया गया है। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ फॉर्मेशन की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ कैंप्स हैं ये लगाए गए हैं। हम देख भी रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं। वादी नलतर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पाक फ़ज़ाई का जो रिलीफ और बहाली का काम है वो इस वक्त जारी है। हेलीकॉप्टर्स भी यूज़ हो रहे हैं, C-130 भी यूज़ हो रहे हैं और 79 परवाज़ों के जरिए मुतासरा इलाकों तक इमदादी सामान पहुँचाया गया है। और जो रिलीफ कैंप्स हैं इसके साथ साथ कोशिशें की जा रही है कि जो मुतासरीन हैं उनको खाने पीने की अशिया भी मिल जाएँ, खैमे मिल जाएँ, जो उनकी रिक्वायरमेंट है। चूँकि सिर्फ खैमा या खाना नहीं चाहिए ना, अद्वियात भी चाहिए, कुछ और आपके इशूज़ भी होते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हम ख़वातीन की बात भी इसमें लाजमी करते हैं, ज़रा उनकी और इशूज़ होते हैं, उनको फैसिलिटेट करना होता है। ऐसे में मेडिकल कैंप्स वहाँ पर लगाए गए हैं और 14,822 मरीज़ अब तक ऐसे जो इन कैंप्स के ज़रिए जिनका इलाज किया गया, इनको देखा गया है। पाक बहरे की बात भी कर लेते हैं, पाकिस्तान नेवी की बात हम कर रहे हैं। इमदादी ऑपरेशन इनका भी जो दायरा कार है वो डेरा इस्माइल खान और KP के दीगर इलाकों तक अब बढ़ा दिया गया है। मुख्तलिफ वादियों में हम देख रहे हैं इनको, दादू में, सेवन शरीफ में, दूसरे इलाकों में जो महसूर अफराद इनको रेस्क्यू करने में बड़े पेश ही रहे हैं। जहाँ जहाँ पानी था वहाँ इनकी कश्तियाँ पहुँच जाती थी ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। तिबी सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं, राशन, तैयार खाना, खुश्क खाना, बुनियादी जो ज़रूरत की अशिया है उसकी फराहमी ये जारी रखे हुए हैं, उसको यकीनी बनाया जा रहा है। बिल्कुल शुएब, और क्योंकि 6 सितंबर के हवाले से आपने बताया कि जो मरकज़ी तकरीब होनी थी GHQ में उसको मनसूख किया गया है क्योंकि हमारे बहन भाई इस वक्त मुश्किल में है। हमारे फोर्सेस के जितने भी लोग हैं वो सारे अपने बहन भाइयों की मदद में मसरूफ़ हैं। तो क्योंकि सितंबर का आगाज़ हो चुका है, 1 सितंबर है आज। सितंबर का महीना हमारे लिए तारीख़ी अहमियत रखता है। इस महीने में बहुत से अहम वाक़यात हुए, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई जो हमारी जो आने वाली नस्ल है उसको आगाह करना ज़रूरी है कि 1 सितंबर का मारका असल में था क्या। फ़ज़ाई मारका था। हमारे बहादुर जवान जो थे एयरफोर्स के, उन्होंने 5 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटा दी थी। असल में हुआ क्या था, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है, अगर हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। 1965 की जंग के दौरान पाक फ़ज़ाइया ने हवाओं में अपनी अमलदारी और हुक्मरानी कायम रखी। पाक फ़ज़ाइया के जारहाना और नादिर अंदाज ने मुल्क की फ़ज़ाई हदूद को नाकाबिल तस्खीर ढाल फराहम की। ये कामयाबी बुनियादी तौर पर पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर मार्शल नूर खान की पाक भारत जंग में कलीदी किरदार और कायदाना सलाहियतों की मरहून मिन्नत थी। एयर मार्शल नूर खान को 23 जुलाई 1965 को पाक फ़ज़ाइया की कमान संभालने का एजाज़ हासिल हुआ। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि आपने चंद साल पाक फ़ज़ाइया से दूर रहने के बावजूद चंद दिनों में सरगोधा से T-33 तैयारे पर एक मिशन करने के बाद F-86 पर भी फ्लाइंग अबूर हासिल किया।
और जल्द ही हवा से दुगनी रफ्तार वाले जहाज़ F-104 पर भी महारत हासिल कर ली, जिसमें उन्होंने हवा से ज़मीन पर गोलियों के निशाने में 100% स्कोर हासिल किया, जो तकरीबन नामुमकिन था। एयर मार्शल नूर खान ने अपनी मौसर जंगी हिकमत अमली और सूझबूझ के पेश नज़र पाक फ़ज़ाइया के 141 जंगी जहाज़ों को 9 स्क्वाड्रन्स में तकसीम किया। पाक फ़ज़ाइया के इस जंगी बेड़े को 30 मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट ट्रेनर्स और हेलीकॉप्टरों की भी मदद हासिल थी। इस मुकाबले में भारतीय फ़ज़ाइया के पास लगभग 775 जंगी तैयारे थे, जो 29 स्क्वाड्रन्स में तकसीम किए गए थे, जिनमें 500 से ज़ायद तैयारे फ्रंट लाइन के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते थे। दोनों मुल्कों की फ़ज़ाई क़ुव्वत का मुकाबला किया जाए तो ये तनासुब 5-1 का बनता था। 1 सितंबर 1965 को एयर हेडक्वार्टर्स में ये इत्तला मौसूल हुई कि भारतीय फ़ज़ाइया ने कश्मीर में पाकिस्तान आर्मी को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया है। इस खबर की तस्दीक के लिए एयर मार्शल नूर खान ने अपनी भरपूर कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए छम सेक्टर पर दुश्मन की नकलो हरकत का जायज़ा लेने का खुद फैसला किया। उन्होंने एक तरबियती तैयारे T-37 में चकलाला से उड़ान भरी और गुजरात के करीब एक छोटी सी एयरफील्ड पर जा उतरे और आर्मी के नंबर 1 कोर हेडक्वार्टर पे जाके ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लिया। इसी असना में छम सेक्टर में पाकिस्तानी रडार पर भारतीय तैयारों को नमूदार होते देखा गया। फ़ज़ाई गश्त पर मामूर पाकिस्तान फ़ज़ाइया के 2 सेबर तैयारों ने फ़ौरन दुश्मन की तरफ रुख किया। ये सेबर तैयारे स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफ़ीकी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज़ भट्टी उड़ा रहे थे। उन्होंने दुश्मन के वैम्पायर तैयारों को हद्दे निगाह बहुत कम होने के बावजूद देख लिया। सरफराज रफ़ीकी ने एक वैम्पायर तैयारे को ताक कर मिसाइल दागा और वो आग के शोलों की लपेट में आ गया। इसी असना में दूसरा वैम्पायर तैयारा जब इम्तियाज़ भट्टी की तरफ बढ़ा तो उसे भी सरफराज रफ़ीकी ने ज़मीन पर। इस मार्के में इम्तियाज़ भट्टी ने भी 2 भारतीय तैयारों को मार दिया। इन चारों जहाज़ों का मलबा हिंदुस्तानी फ़ौज के ऊपर गया। इस नुकसान की तस्दीक अगले दिन उस वक्त के हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म ने भी की। पाक फ़ज़ाइया की इस फ़ज़ाई बरतरी ने अफ़वाज पाकिस्तान का मोराल बहुत बुलंद कर दिया। पाक फ़ज़ाइया की पहली कामयाबी ने कौम के जहनों में ये बात डाल दी कि पाक फ़ज़ाइया के होते हुए हमें भारतीय फ़ज़ाइया की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। नाजरीन, ये तो बात थी सितंबर के महीने की मुनासबत से। जो आपने पैकेज मुलाहिज़ा किया वो 1 सितंबर के मारके से मुतालिक था। उस दिन क्या हुआ, इस दिन की अहमियत क्या थी। वापस आते हैं, सैलाब की बात हो रही थी, डोनर एजेंसीज़ की बात हो रही थी, हमारे जो दीगर डोनर्स हैं इंटरनेशनल, उनकी बात हो रही थी। तो सखर एयरपोर्ट पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की सदारत में एक इजलास हुआ और इस इजलास में डिप्लोमेट्स थे, डोनर एजेंसीज़ थी, खुर्शीद शाह साहब थे इस इजलास में, तमाम वज़ीर आला सिंध भी मौजूद थे। बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास था क्योंकि इस वक्त हमें मदद दरकार है। डोनर एजेंसीज़ की बात करें, मुख्तलिफ मालिक के डिप्लोमेट्स की बात करें, सारे लोग इसमें मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त बारिशों और सैलाब की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। सिंध में शदीद बारिशों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जुलाई में 308% और अगस्त में 784% ज़्यादा बारिशें हुई हैं। गुद्दू और सखर बैराज की बात करें तो ऊंचे दर्जे के सैलाब के बाद ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर रहा। जाहिर है जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कई गुना ज़्यादा बारिशें हो गई तो ड्रेनेज सिस्टम एक ख़ास कैपेसिटी तक काम कर सकता है। आप जो चीज़ें फोर्स ही कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें जब कुदरती तौर पे अनएक्सपेक्टेडली होती हैं तो उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो आपकी तैयारी होती है, इंसान की तदबीर कुदरती चीज़ों से बहुत मुख्तलिफ होती है। हम जितना भी कोशिश कर लें, हम इतना ज़्यादा फोर्स ही नहीं कर सकते कि आने वाले 2 सालों में 5 सालों में क्या होगा। हम जो भी सिस्टम बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, इवन ड्रेनेज सिस्टम भी जो बनाते हैं, वो उन चीज़ों को मद्देनजर रखकर बनाते हैं जो उस वक्त के हालात होते हैं। लेकिन 3, 4, 5 या 10 सालों में मौसमी तग़य्युरात कुछ ऐसे होते हैं, क्लाइमेट चेंज इस तरह से रैपिडली हमें इफ़ेक्ट कर रहा है कि मामलात बड़े चेंज हो जाते हैं।
तो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने सैलाब की वजह से लोग बड़ी तादाद में बेघर हो गए, फसलें तबाह हो गई, हमें ज़राअत, रोड नेटवर्क, लोगों का रोज़गार, मईशत, ये सब चीज़ें हमें बहाल करनी है, सारी चीज़ों को नए सिरे से हमें खड़ा करना है। तो सफ़ीरों के हमरा सिंध, बलूचिस्तान और KP के सैलाब मुतासरा इलाकों का वज़ीर ख़ारजा ने दौरा भी किया, उन लोगों की दाद रसी की, उनके मसाइल पूछे और उनको यकीन दहानी कराई कि उनके जो भी मसाइल हैं जल्द अज जल्द तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश की जाए। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। हम डेली बेसिस पर कोशिश करते हैं कि सैलाब मुतासरीन के जो इश्यूज़ हैं उस पर हम बात कर सकें, थोड़ी सी हमारी अपनी समझ भी बेहतर हो जाती है उनके इश्यूज़ को लेकर और थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाती है कि अब क्या करना चाहिए। एक इशू हम कल डिस्कस कर रहे थे कि जनरली जब मुंह के अल्सर की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आलूदा पानी पीने से, यानी कंटामिनेटेड वाटर पीने से ये होता है। आप ज़रा सोचिए, 3-3.5 करोड़ की आबादी इस वक्त ऐसी है जिनको साफ़ पानी मैसर नहीं है। यानी एक तो वो फिगर है जिसको इन एक्चुअल में असर नहीं होता, लेकिन फ्लड की वजह से अब ये फिगर हम देख रहे हैं कि जो कि सैलाब मुतासरीन और उनके पास पीने का साफ पानी नहीं है। राशन भी यूँ तो ज़ाहिर है उसका मसला भी है, खैमों का मसला भी है, बीमारियाँ और भी हैं, लेकिन आज हमने ये बीमारी पिक किया, इस पर हम थोड़ी सी गाइडेंस लेंगे। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर तारिक अकबर साहब, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सर, मुँह का अल्सर रीज़न क्या होती है? सर, आप लोगों ने बताया कि जिस तरह हमारे अफेक्टेड एरियाज़ है यहाँ पर गंदा पानी की वजह से जो मुंह का अल्सर है उसमें ज़्यादा चांसेस है। बेसिकली मुंह का अल्सर एक इन्फेक्शन टाइप होता है जो मुख्तलिफ रीज़नों से, अगर हम आज सैलाब वाले इलाकों में जाएंगे तो मेन इश्यूज़ वहाँ पर पानी और खाने का है ना। ठीक। तो अगर यो मतलब गंदा पानी वगैरह पी ले तो उससे मुँह का अल्सर हो जाते हैं। लेकिन आजकल मसला है कि वहाँ पर डेंटल ट्रीटमेंट ना होने की वजह से अगर मुँह के अल्सर को हम ज़्यादा डिले करें तो चांसेस हो सकते हैं कि ये इन्फेक्शन डिले होकर कैंसर की तरफ भी जा सकते हैं। कैंसर भी जा सकते हैं। मुंह का अल्सर अगर हम उसको थोड़ा ट्रीटमेंट करें, उसको देख ले और केयर करें तो तकरीबन 1 to 2 वीक्स में ठीक हो जाते हैं। आई एम सॉरी बट थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं कि सिर्फ ये कह देना कि आलूदा पानी है ज़रा वो थोड़ा नाकाफ़ी। हम और समझना चाहेंगे कि पानी में ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से मुँह का अल्सर होता है और फिर पहला सिम्टम क्या होता है? बेसिकली जो साफ़ पानी होता है वो तो नहीं, जो गंदे पानी उसमें मुख्तलिफ बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरिया जाके और जिस तरह केम्स वगैरह में लोग तो प्रॉपर केयर नहीं कर सकते, वो ब्रशिंग नहीं कर सकते, तो इस वजह से वो बैक्टीरिया एन हो कि वो एक ट्रॉमा होता है और वो बैक्टीरिया जाके इन्फेक्शन होके। अच्छा, बैक्टीरिया देखें, एक तो हो गया ब्रश ना करने की वजह से, उससे भी बैक्टीरिया, और जाहिर है कि मुंह के अंदर सफाई आपको रखनी होती है, अगर नहीं होती तो जाहिर है बीमारियां फैलती हैं। और दूसरा रीज़न हो गया कंटेमिनेटेड वाटर। अब भी सैलाब मुतासरा इलाकों में पीने का साफ पानी नहीं है। कोशिश की जा रही है कि मिनरल वाटर पहुँचाया जाए या फिर जो टेबलेट यूज़ होती है पानी को साफ करने के लिए वो पहुँचाई जाए। क्या टेबलेट से साफ किया हुआ पानी मुंह के अल्सर से बचा सकता है? बिल्कुल बच सकते हैं। कुछ टेबलेट ऐसे मिल सकते हैं, अगर उसको हम स्पेशली जो पीने के पानी है उसमें अगर हम टेबलेट वो कर ले तो ये चांस है कि जो मुंह अल्सर है वो बच सकते हैं। सही, अगर मिनरल वाटर हो तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर इस तरह इतने ज़्यादा इलाकों में पहुंचाना मुश्किल है तो अगर हम वो टेबलेट यूज़ करें तो हम उसको लोगों को बचा सकते हैं माउथ अल्सर से। सर, एक बात और भी, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं, और फिर हम पूछेंगे कि आप करना क्या चाहिए कि किसी को ऐसे सिम्टम्स हों तो? सबसे पहले तो ये है कि पेशेंट को दर्द होता है, वो कहे फला एरिया पे मुझे दर्द है, मैं खाना नहीं कर सकता। ठीक है। इसके अलावा गम्स में भी हो सकता है, गम्स में भी हो सकते हैं, माउथ अल्सर गम्स में भी हो सकते हैं, ज़बान में भी हो सकते हैं, तालों में भी हो सकते हैं, जितने भी एरिया सॉफ्ट पूरे एरिया में कहीं पर भी हो सकता है। तो सबसे मेन चीज़ तो दर्द है, खाने में इशू होता है, कोई मिर्ची वाली चीज़ें खाएंगे कहते हैं बहुत दर्द होता है, ठंडा और गर्म चीज़ से भी इशू होता है, स्वेलिंग भी हो सकती है, और जो एरिया स्पेसिफिक वहाँ पर रेडनेस होता है, थोड़ा सा रेड होता है ना, और कभी कभार पेशेंट का मुंह भी नहीं खुलता, उसको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चीज़ मैं जानना चाह रही थी कि समटाइम्स इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि वो मुंह खोल के खाना नहीं खा सकते। क्या सैलाब मुतासरा इलाकों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा मुंह के अंदर हो सकता है कि उनको मुंह खोलने में दुश्वारी पेश आए, और लोग समटाइम्स डर जाते हैं कि ये शायद अब इसी तरह रहेगा, अब ये ठीक नहीं होगा, तो क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है, स्पेशली उसी इलाके में रहते हुए? पानी भी वही है, हालात भी वही हैं, और पता नहीं कितने अरसे तक ऐसे ही है, तो क्या वहाँ पे रहते हुए मेडिकेशन से ये ठीक हो सकता है? जी, जिस तरह आप लोगों ने ये बता दिए माउथ अल्सर और ये, तो मेरे ख्याल में अगर हम कोशिश करेंगे तो जो इनिशियल इमरजेंसी ट्रीटमेंट है डेंटल में हम देख सकते हैं, हम कैम्प में विजिट करें, वहाँ पर डेंटिस्ट चले जाए और ये चीज़ देख ले। अगर उसको हमने इनिशियल स्टेज में केयर ना किया तो वाकई में वो स्वेलिंग हो जाती है, वो इन्फेक्शन बोन तक भी जा सकती है, और जब वो बोन तक जाए तो पेशेंट फिर मुँह नहीं खोल सकता, तो फिर वो डर जाते हैं ना। तो मेरे ख्याल में ये जो इमरजेंसी वो हम कैंप्स वगैरह में कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जब हम मेडिकल कैंप्स की बात करें तो उसमें हमें जनरल फिजिशियंस के साथ साथ डेंटिस्ट भी
रिक्वायर्ड हैं ताकि वो डेंटिस्ट वहाँ पर मौजूद होंगे तो इनिशियल फेजेस में जिसको भी ऐसा कोई सिम्टम उसको ट्रीट कर पाएंगे। सर कोई ऐसी ओवर द काउंटर ड्रग्स भी होती हैं ताकि हम नाज़रीन को बता सकें कि अगर आप ये ड्रग्स भी वहाँ तक पहुँचा देंगे तो अगर किसी और डॉक्टर ने भी देखा तो वो ड्रग देना आसान होगा। और लिस्ट्रीन माउथ वॉश जो होता है, इज दैट रिकमेंडेड? जी, सबसे पहले तो ये है कि अगर हम जिस तरह आप लोगों ने टेबलेट यूज़ करे पानी में या मिनरल वाटर, ये तो इनिशियल स्टेज अगर ये करें तो इंशाल्लाह ज़्यादा इतनी इशू नहीं होगा। अब जिन पेशेंट्स को हुआ है तो हम कहना चाहिए कि एक तो मुख्तलिफ जिल्स आते हैं, एक में अगर नेम का तो सोमोजिल वगैरह ना, ये हो गया। इस तरह माउथ वाशेस हो गए। अगर माउथ वाशेस अवेलेबल नहीं है तो नीम गर्म पानी में नमक डाल के अगर यूज़ करेंगे तो इससे कम से कम यह है कि उनका दर्द और वो ख़त्म हो जाएगा। कुछ स्प्रेज भी होते हैं, कुछ स्प्रेज भी होता है ना, तो ये अगर ऐसी चीज़ है कि हम ये प्रोवाइड करेंगे तो कम से कम पेशेंट को जो इनिशियल सिम्टम्स है, जो पेन है, वो तकलीफ ख़त्म हो जाए। कम से कम इमरजेंसी नहीं बनेंगे कि वो इन्फेक्शन आगे स्प्रेड होकर अल्लाह ना करे कैंसर की तरफ कोई और। बिल्कुल ठीक है। एक बात और डॉक्टर साहब, जनरली जब हम डेंटल प्रोसीजर्स की बात करते हैं ऐसे कॉस्मेटिक्स में हम लेकर जाते हैं, पेट में दर्द हो डॉक्टर के पास जाएंगे, दांत में कोई इशू तो हम कहते हैं नहीं नहीं ठीक है इसको हम इग्नोर कर देते हैं। अब ज़रा जब हम सैलाब मुतासिर इलाकों की बात करें तो पहले तो प्रायोरिटी हमारी है कि हम खैमा पहुँचाएँ, राशन पहुँचाएँ, ज़रा ज़िंदगी पहले बचानी है। लेकिन ज़ाहिर है हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई इशू हो जो कि आपके दांतों से या गम से जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी मुतासर हो सकती है, आपका लाइफ स्टाइल मुतासर हो सकता है, आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, ऐसी इशूज़ होते हैं? अब बिल्कुल, जिस तरह एक इलाके में सैलाब आ गए तो मेन चीज़ है कि डेंटल ट्रॉमा हो सकती है, किसी के दांत टूट सकते हैं, किसी का जबड़ा टूट सकते हैं, तो ये एक इमरजेंसी है। एक बंदे का जबड़ा टूट कर उसको हमने विद इन 2-3 डेज़ में केयर नहीं किया तो हो सकता है कि वो हमेशा के लिए एक साइड पे टेढ़ा रह जाएगा, हमेशा के लिए उसका मुंह खोल भी सकते हैं। तो जिस तरह के मेन चीज़ है, लोग की दीवारें गिर गई, लोग के घर गिर गए, तो डेंटल ट्रॉमा का बहुत ज़्यादा चांस है सैलाबी इलाकों में। तो हम अगर इसको इनिशियल करेंगे तो कम से कम ज़िंदगी में आगे मतलब बड़ी वो जो है उससे बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं सर आपके साथ छोटी सी ब्रेक लेकर और कोशिश करेंगे कि कुछ और सवाल भी कर पाएँ, चूँकि अभी हम बात करें माउथ कैंसर की बात हमने ज़्यादा की है और ज़रा हमें गम्स के इश्यूज़ भी और दांतों के जो मसाइल हैं उसकी बात इस तरीके से करने के खुदा ना खास्ता भले ये कम होगा लेकिन ये मसला होगा। क्या करना चाहिए, कैसे बेहतर करना चाहिए, डॉक्टर साहब से मजीद बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़े, न्यूज़ ब्रेक, वापस आते हैं, साथ रहिए। सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर से खुशामदीद। बात हो रही थी दांतों से जुड़े मसाइल की और उन मसाइल की जो सैलाब मुतासर इलाकों में आवाम को दरपेश हैं। वो लोग जो इफेक्टेड हैं उनको इस वक्त बहुत सी मेडिसिन रिक्वायर्ड हैं, इलाज चाहिए, डेंटिस्ट की भी वहाँ पे ज़रूरत है। और डॉक्टर अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक अकबर साहब से हम बात कर रहे थे कि सैलाब मुतासर इलाकों में पीने का साफ़ पानी नहीं है। जब पीने का साफ़ पानी नहीं है दैट मीन्स कि इस्तेमाल करने के लिए भी नहीं है, आप ब्रश नहीं कर सकते, आप कुल्ली नहीं कर सकते, तो इन्फेक्शन बढ़ने के खदशात होते हैं, इन्फेक्शन का जो रेट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। डॉक्टर साहब कुछ डिस्कशन तो हमारी पहले हो चुकी है। गम ब्लीडिंग एक सीरियस कंसर्न होता है, बहुत से लोगों में होता है, लेकिन जाहिर है जहाँ पे पीने का साफ़ पानी नहीं है या जहाँ पे माउथ वॉश के लिए भी साफ़ पानी नहीं मिल रहा वहाँ पे इसका रेशो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा। गम ब्लीडिंग से कैसे बचा जा सकता है? जिस तरह आप लोगों ने बात की ना गम ब्लीडिंग, इसको हम मेडिकल टर्म में जिंजिवाइटिस कहते हैं। जो गम के इन्फेक्शन है ना, जब गम में इन्फेक्शन जमा होते हैं तो फिर वो जब हम ब्रश करते हैं वैसे ब्लीडिंग आती है ना। तो जिस तरह सैलाबज़दा इलाके वहाँ पर तो ये है कि अगर हम ब्रश वगैरह रेगुलर करें जितना हो सके तो कम से कम इस रेशो को हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं ना। अगर इसको हम बिल्कुल ऐसे छोड़ दें तो चांसेस है कि वो जब जिंजिवाइटिस बढ़ जाती है तो फिर वो पेशेंट को इन्फेक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं और वो इतना सीवियर हो जाता है कि फिर पेशेंट बिल्कुल खाना नहीं खा सकता। कथक की माज़रत सर, इस वक्त अहम खबर आ रही है, बराह रास्त आपको हम लेकर जाएंगे। डीजी खान चुके सदर पाकिस्तान फलवी साहब इस वक्त सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। बराह रास्त आपको हम लेकर चलते हैं डेरा गाजी खान। इंश्योरेंस पॉलिसी एनफोर्स तो नहीं की गई, लेकिन कुछ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जो बड़े बड़े जमींदार हैं ना उन्होंने अब पंजाब में करवानी शुरू कर दी है। बस इसी को इनकरेज करना चाहिए। खैर ये तो अभी की बात है, मगर ये कि मुस्तकबिल में यही सबसे बड़ा कुशन बनेगा। एक्चुअली हल सर इसका यही है। बट सर ये बात इस्टेब्लिश हो गई है कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से
सैलाब में 4 टॉप प्रायोरिटीज़ है। फर्स्ट इज़ द ह्यूमन लॉस, जिसका वो कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि 8 लाख उन्होंने दे दिया है। सर सेकंड इज़ के जिसका घर गिरा है, हाउसिंग हो गया। सर थर्ड प्रायोरिटी हो गया कि कैटल जिसका लाइफ स्टॉक का लॉस हुआ है। सर फोर्थ हो गया कि जो हमारी फसलें तबाह हुई है उसका अभियाना जो है सीएम साहब ऑलरेडी माफ़ कर चुके हैं। तो सर ये डॉक्टर सानिया को ये चारों चीज़ें जब इनको खान साहब ने ये जिम्मेदारी दी है, इन चारों चीज़ों के एम्बिट में रह के इसको वो करेंगे। दिस 4 प्रायोरिटीज। ये हमारे जो बारिशों के स्पेल यहाँ पे 2 फेजेस में आए हैं। एक है 25 जुलाई से 5 अगस्त तक, दूसरा फिर 14 अगस्त से। इस वक्त आपको हम मनाजिर दिखा रहे हैं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी जीजी खान में मौजूद हैं। इमदादी सरगर्मियों से मुताल्लिक उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। पहुंचे हैं सैलाब मुतासरीन के पास ताकि एक तो ये कि उनमें जाके पूछ सकें क्या इशूज़ है, और जो वहाँ पर सैलाबी सरगर्मियाँ हो रही हैं, जो मुतासरीन को इमदाद फराहम की जा रही है, जो हालात वहाँ पर हैं वो उनको ब्रीफ किया जा रहा है वहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से। तो ये मनाजिर थे। कुछ देर बाद दोबारा भी आपको हम लेकर चलेंगे और हम बात कर रहे हैं सैलाब से मुतासरा इलाकों की, और इससे मुतालिक हम ये बात भी करें कि वहाँ पर किस तरह से इमदाद को यकीनी बनाया जा रहा है। और सैलाब मुतासरीन के जो इशूज़ हैं उस पर हम बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे दांतों के मसाइल पर भी, और हम बात कर रहे थे मुंह के अल्सर पर भी। गम ब्लीडिंग की सलमा आपने बात की सर, उस पर कुछ बात भी कर रहे थे। सर प्लीज़ आप अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू कीजिएगा। जिस तरह मैंने कहा कि जिंजिवाइटिस जो गम की इन्फेक्शन होती है ना, ये नॉर्मली अगर हम इस तरह इलाकों में अगर हम प्रॉपर ब्रश करें, जो हम कर सकते हैं, और सफाई का थोड़ा सा ख्याल रख सकते तो हम किसी हद तक उसको कम कर सकते हैं, बजाय ये कि हम उस पेशेंट को कहेंगे कि हम आपके यहाँ स्केलिंग करवाइए ट्रीटमेंट, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर रेगुलर ब्रश करें तो इस रेशो को हम बहुत टाइम तक मतलब ये जो रेगुलर ब्रश की आपने सर बात की, ज़रा इस वक्त हालात ये हैं कि वहाँ पर सलमा ने भी कहा, हम भी ज़रा इस पर बात करें, पानी मौजूद नहीं है, खाना मौजूद नहीं है। ऐसे में ज़रा ये जो दांतों की हिफाजत है ये फिर आपको सेकेंडरी तरफ ले जाते हैं, बट ज़रा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में कोई गाइडलाइन देना चाहिए आपको कि जो लोग यहाँ से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद लेकर जाएं वो क्या साथ ले जाएं उनकी सपोर्ट के लिए? एज ए डेंटिस्ट तो मैं कहूँगा खाना वगैरह तो चीज़ है, लेकिन अगर इस इमदाद में हम टूथब्रश और टूथपेस्ट को शामिल करें तो मेरे ख्याल में बहुत से बीमारी से हम बच सकते हैं, स्पेशली जो बच्चे होते हैं जो ग्रोइंग स्टेज होते हैं। अगर इसमें थोड़ा टाइम के लिए जो है डेंटल केरीज वगैरह के चांसेस ज़्यादा होता है ना, अगर उनके थोड़े से भी हर बंदे का अगर ब्रश डिले हो जाए तो मसला होता है। बेसिकली जो बच्चे होते हैं ना उनके, तो हम कहते हैं कि ब्रश और टूथपेस्ट अगर साथ उसको प्रोवाइड करें तो बहुत बेहतर हो। बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब साथ मौजूद थे, और जनरल गाइडलाइन के साथ साथ जो इशूज़ है उस पर हम बात कर रहे थे। ये बड़ा अहम है जानना भी। मुंह के अल्सर से मुताल्लिक सर ने बात की, ज़रा इनिशियली आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में लेकर जाता है, लेकिन अगर ट्रीट ना किया जाए तो वो कैंसर की तरफ भी जा सकता है, इसलिए इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है इस पर बात करना। हम बढ़ते हैं आगे। एक खबर हमारे पास आई, एक वीडियो रादर आई हमारे पास, और ये आई एक चाइनीज़ लड़की की, बड़ी अच्छी, इनकी वजह से फ्लुएंट उर्दू है। उन्होंने कहा कि मेरी दादी का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए एक पैगाम है जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। पाकिस्तान में सैलाबज़दा इलाकों से मुतालिक उन्होंने गुफ्तगू की, और किस प्यारे अंदाज से कि आपको वीडियो दिखाते हैं। जिनकी उम्र 80 साल है, कल उन्होंने मुझसे पूछा है कि सुना है कि पाकिस्तान में शदीद सैलाब आया हुआ है, मैं वहाँ के लोगों के लिए फिक्रमंद हूँ, क्या तुम्हें उनकी ज़बान आती है? तुम मेरा ये पैगाम उन लोगों तक पहुँचा दे दोगी। उनकी ये बात सुनकर मुझे ख्याल आया कि इस वीडियो के जरिए सैलाब मुतासरीन को मेरी दादी का ये पैगाम दे दो। दुआ है कि आप सब महफूज रहें। इस वक्त पाकिस्तान में आने वाले शदीद सैलाब के बारे में खबरें चीनी अवाम की तवज्जो का मरकज भी बन चुकी है। चीनी सोशल मीडिया वेबसाइट पर लोग अपने अपने अंदाज में पाकिस्तानी दोस्तों के साथ एकजुहती का इजहार कर रहे हैं। दुआ है कि सब महफूज रहें। दुआ है कि पाकिस्तानी अवाम महफूज रहें। हिम्मत करो पाकिस्तानी भाई। चोंगचिंग शहर में लगी हुई आग और पाकिस्तान में आने वाला शदीद ये वीडियो नाज़रीन आपने मुलाहिज़ा की, चाइनीज़ खातून है, लेकिन हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं जिनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, तुर्की की बात हो, चीन की बात हो, इन ममालिक के लोग, उनके साथ हमारा जो रिश्ता है, जो हमारे जो क्लोज़ टर्म्स हैं ना, वो बड़े हमें हर जगह पे नज़र आते हैं। हमें एक दूसरे का दुख दर्द महसूस होता है, हमें एक दूसरे की परेशानी महसूस होती है, एक दूसरे पे मुसीबत आती है तो हम उसके लिए बात करते हैं।
तो ये तो बात हो रही थी पाकिस्तान में जो सैलाब है उसकी वजह से। शुएब, मैं एक ट्वीट देख रही थी, मैंने सोचा कि उसका जिक्र कर दूं, क्योंकि क्रिकेट वगैरह जब हम खेलने की बात करते हैं तो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी जो फैमिली के साथ डिस्कशन होती है वो बड़ी समटाइम्स इंटरेस्टिंग होती है। तो उमर गुल का एक ट्वीट जिस पर उनकी अहलिया का ट्वीट, और ये सोशल मीडिया पे बड़ा गर्दिश कर रहा था, तो मैंने सोचा कि हमें शेयर कर देना चाहिए अपने व्यूअर्स के साथ भी जो हमें रोज़ देखते हैं सुनते हैं। तो जनाब हुआ यूँ कि उमर गुल अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा मैच चल रहा था उसमें उनकी अहलिया ने ट्वीट किया था कि कोच साहब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हाथ हौला रखें जिस पर उमर गुल ने कहा कि ओके, और उनकी अहलिया ने कहा जी मुश्किल में डाल दिया है। तो ये सारी जो उनकी कन्वर्सेशन थी इसको लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, बड़े महजूज हो रहे थे। और जो उनकी अपने शौहर से जो दरख्वास्त थी उमर गुल से वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि भाई आपने पाकिस्तान को कुछ नहीं कहना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हाथ हौला रखना है। तो इस तरह की चीज़ें वैसे हमें शुएब और सानिया के दरमियान में देखने को मिलती थी। तो ये जो हमारे स्टार्स होते हैं उनकी जो कन्वर्सेशन होती है ना अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, स्पेशली जो सोशल मीडिया पे हो रही होती है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, मजा आता है ऐसे ही। अब चूंकि आपने जिक्र कर दिया है क्रिकेट का, तो एक खबर और भी हमारे पास है क्रिकेट से मुतालिक, शेयर कर लेते हैं आपसे कि आईसीसी ने T20 इंटरनेशनल्स की नई रैंकिंग भी अब जारी कर दी है। तो आपको बताएं कि बैटर्स में कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम 810 रेटिंग पॉइंट्स के साथ बदस्तूर सरे फहरिस्त हैं, छाए हुए हैं। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान एक दर्जा तरक्की के बाद अब दूसरे नंबर पर आ चुके हैं, और भारत के सूर्य कुमार यादव की तीसरी पोजीशन है। और बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के जोश हैजलवुड का पहला नंबर, जनूबी अफ्रीका के तबरेज शम्सी दूसरे नंबर पर हैं, और 2 दर्जे तरक्की के बाद अफगानिस्तान के राशिद खान तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। तो ये खबर, तब चूंकि खबरें शेयर करें तो एक और इंटरेस्टिंग सी खबर वो भी शेयर करना देना बहुत इंटरेस्टिंग। एक इंटरेस्टिंग खबर हमारे पास है जी, अमरीकी रियासत नेब्रास्का से, वो भी आपसे शेयर करते हैं, उसके विजुअल भी आपको हम आगे चलकर दिखाते हैं कि एक शख्स ने अपनी 6th बर्थडे कैसे मुनफरद अंदाज में मनाई। इन्होंने कद्दू की कश्ती तैयार की है, कद्दू की कश्ती, और दरिया में 61 किलोमीटर का फासला तय करके सालगिरह मनाई। अच्छा, मुझे समझ नहीं कि अगर 60th बर्थडे थी तो फिर 61 किलोमीटर क्यों तय किया, ताकि एक साल और चल जाए ना उनकी शादी और जिंदगी ऑफ कोर्स। अच्छा, शादी का तो मैं नहीं पता, जिंदगी चल जाएगी। अच्छा नहीं, मेरा पॉइंट ये कि ये इतना बड़ा कद्दू आया कहाँ से? तो इस तरह के कद्दू पाकिस्तान में तो नहीं होते। अच्छा, कद्दू जिसमें 2 बंदे बैठ सके, कद्दू कद्दू तो एक कद्दू की कश्ती है, और याद है कितना क्यूट कद्दू है। अच्छा, वैसे कद्दू क्यूट होता है, कहने में क्यूट लगता है लेकिन खाने में क्यूट नहीं लगता। नहीं, इतना क्यूट होता है कद्दू। मैं आपको सुबह क्या स्टोरी सुना रहा था, कद्दू वाली स्टोरी मैंने सुनाई सलमा को कि जब से मेरी शादी हो तो होता है ना, वो एक रस्म होती है कि शादी के बाद जो दुल्हन होती हैं वो पहले बार जो बनाए तो मीठा कुछ बनाती हैं। तो मेरे अम्मी ने मेरी वाइफ से पूछा, हाँ भाई तुम क्या बनाओगी? उसने सोचा और उसने एकदम कहा जी मैं कद्दू का हलवा बनाऊंगी। मैंने ऐसे यूं देखा एक दफ़ा, ये बनाई कद्दू का हलवा, मतलब मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि कद्दू का हलवा बनाएगी। मैंने कहा लेकिन वो बड़ा अच्छा बना। हाँ, कोई कस्टर्ड, कोई खीर, कोई आसान चीज उसने हलवा, मेरे फिर अब्बू ले आए कद्दू, और उसने कद्दू का हलवा बनाया जो बहुत अच्छा बना। तो लेकिन वो हलवा दोबारा पता नहीं कभी बना या नहीं बना, क्योंकि सलमा ने नहीं खाया। तो सलमा एक बार और बना था कराची में। चले एक बार और बनवाते हैं फिर यहाँ पे। अब कद्दू मेरे अब्बू ढूंढ के लाए थे, मैं अब्बू से कहूंगा अब्बू कद्दू मेरे ढूंढ के लाएं तो हम कद्दू का हलवा बनाएंगे। चले एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, बहुत कद्दू हो गया है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। मुतासरा बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आए। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें, या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से कबल हमने आपसे अपडेट शेयर की थी कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त DG खान में सैलाब मुतासरा इलाके में मौजूद हैं। आपको एक बार फिर से दिखाते हैं, सदर मुमलिकत को ब्रीफ किया जा रहा है इस वक्त सैलाब मुतासरा इलाके में कितनी तबाही हुई है, रिलीफ और रेस्क्यू का काम कहाँ तक पहुँचा है, लोगों को राशन खैमे कितने फराहम किए गए, इन तमाम चीज़ों के बारे में सदर को बताया गया है, उनको आगाह किया गया है। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनसे मुलाकात भी हुई है सदर मुमलिकत की, और इसके अलावा वहाँ पर फर्दर क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है वो बताया जा रहा है, और जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में बताया जा रहा है। बहरास्त आपको लेकर चले।
सागर ये टॉरेंट के ऊपर सर वो भी वो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने टेकअप किया हुआ है सर कि 2 टैंक टेकअप किया हुआ है सर। फर्दर स्टडीज भी हो रही है कि जहाँ जहाँ पे पॉसिबल सर डैम्स बन सकते हैं। ठीक है, ये वाटर स्टोरेज का भी काम कर जाएगा, जी सर वाटर स्टोरेज का भी काम कर जाएगा, प्लस फिर उसके बाद रिचार्ज भी हो, मगर दोनों डैम्स मुख्तलिफ होंगे। जो रिचार्ज डैम बनाएंगे उसमें बलूचिस्तान से आप वहाँ पे तो बहुत बन रहे हैं ना, उसमें उसके अंदर वो कंकड़ डालकर इंश्योर किया जाता है कि पानी जो है वो नीचे जज्ब हो, और जो स्टोरेज डैम है उसके अंदर यू विल नॉट डू दैट। स्टोरेज के लिए वो पानी एक्यूमुलेट करेंगे आप, तो दोनों पॉसिबिलिटी एक्यूमुलेट करके नीचे जो पचाद एरिया की जो बेल्ट है ना सर हमारी, इसमें सारा पानी वो वास लोकल लैंग्वेज में वहाँ कहते हैं सर, उनके वो यूज़ होगा। ठीक है, उसका यूज़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप बता रहे सर, वो फसलों के लिए भी ये जो छोटा डैम है इसका जो सर्वे आया है उसमें 10,000 एकड़ कोई सुलेमान के अंदर जो एरिया है ना वो सिर्फ वहाँ पर फसलें होंगी सर। ठीक है, आई वांट टू ऐड समथिंग सर। ये प्लानिंग मिनिस्ट्री के असद उमर साहब के और जो पहले खुसरो बख्तियार साहब थे, कमीशन बना था साउथ पंजाब का, जो उस्मान बुज़दार साहब के अंडर सेक्रेटरीट बना था। उसमें सर मैं मेंबर हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब मेंबर हैं, उस्मान बुज़दार साहब भी मेंबर हैं, और सर नसरुल्लाह दरिशा खान भी मेंबर हैं। सर हमने वहाँ पे 13 हिल टॉरेंट्स का इनको पूरा मंसूबा पेश किया था, उसके अंदर स्मॉल डैम्स हैं सर। वो सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त डीजी खान में मौजूद हैं। इमदादी सरगर्मियों के बारे में उनको आगाह किया जा रहा है, और दीगर जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने भी बताया कि अभी तक रिलीफ का काम कहाँ तक पहुँचा है। तमाम इदारे मसरूफ़ अमल हैं लोगों को फैसिलिटेट करने में, जिस हद तक हो सके लोगों को शेल्टर्स फराहम किए जा रहे हैं। वो लोग जो मुतासर इलाकों में मौजूद हैं उनको खुश्क राशन फराहम किया जा रहा है, और इसके अलावा जो बच्चों की ज़रूरियात हैं, वहाँ पर मौजूद ख़वातीन की ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करने की कोशिश की जा रही है, और तरजीही बुनियादों पर आवाम को खैमे फराहम किए जा रहे हैं ताकि उनको छत मैसर आ सके आर्जी तौर पर। और इसके अलावा जो सड़कों की बहाली का काम है वो भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी दौरा कर चुके हैं मुतासर इलाकों का, और अभी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त मुतासर इलाकों के दौरे पर मौजूद हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और मौजू जो आज हमने चुना वो आज के नौजवान से मुताल्लिक है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे ही नौजवान अगर घर से निकले हैं, कहीं जा रहे हैं, रास्ते में ही 4 लोग रोक के पूछते हैं क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हो, क्या करोगे। एक नौजवान अगर उसने आइल्ट्स दिया तो पूछेंगे अच्छा बाहर जा रहे हो, बाहर क्यों जा रहे हो, किस मुल्क में जाना चाहते हो, वहाँ जाकर क्या करोगे। और फिर समटाइम्स थोड़ी नेगेटिविटी भी नज़र आती है, नहीं नहीं वहाँ मत जाओ, ये मत करो, रोक दिया जाता है, टोक दिया जाता है। वो क्या करना चाहता है वो एक अलग मामला, लेकिन आप उस पर अपनी मर्जी मुसलत करते हैं जो कि एक बिल्कुल डिफरेंट मामला है। एक और नौजवान जो शायद सोच रहा है कि मुझे CSS करना है, मुझे प्रोविंशियल एग्जाम्स में अपीयर होना है, उससे कहेंगे अच्छा ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हो, नहीं नहीं इसमें तो ये मसला, अच्छा तुम ये क्यों कर रहे हो, अच्छा तुम वो क्यों कर रहे हो। अगर वो बैचलर्स में या मास्टर्स में किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का इंतखाब करे तो फिर सवाल किए जाते हैं। एक नौजवान जो कि ज़ाहिर पोटेंशियल है उसमें, वो कुछ करना चाहता है अपने लिए भी, फैमिली के लिए भी, फॉर श्योर पाकिस्तान के लिए भी, लेकिन ये जो बीच में बैरियर्स आ जाते हैं ना, जो रुकावटें आ जाती हैं, ये उसकी सलाहियत को ज़र्ब लगाती हैं। तो आज हम ज़रा बात करेंगे कंसिडरिंग द डायनामिक्स ऑफ पाकिस्तान, आज के हालात, और इसमें मैं फ्लड्स का जिक्र भी करूँगा। अब हमारे नौजवान को क्या करना है, क्या करना चाहिए पाकिस्तान की तरक्की के लिए, अपनी खुशहाली के लिए। इस मौजू पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किए एजुकेशनिस्ट हैं और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के सरबराह डॉक्टर खालिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। एक नौजवान परेशान है सर आज का, ऑब्वियसली, हाँ, और ये मसला सिर्फ हमारे हद तक नहीं है, जो करियर में बंदा आता है नया, तकरीबन हर कोई दुनिया में यही फेस करता है कि करियर चॉइसेस, कि मैं किस करियर चॉइस में जाऊँ, क्या मैं पेशा इख्तियार करूँ, क्या कि मेरा मुस्तकबिल भी वो हो और मैं सर्व भी कर सकूँ, क्योंकि एक एलिमेंट होता है कंट्री को सर्व करना भी है, मैंने कमाई भी करनी है, कुछ अपना नाम भी बनाना है। तो ऑल दोस यहाँ पे सॉरी कथा कलामी की माजरत, ये बड़ा अच्छा आपने लफ्ज़ यूज़ किया, कमाई मैंने करनी है। सर ये एक ऐसी चीज़ है कि ज़ाहिर इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है ना, कि आपने इसलिए कमाना है ताकि अगर आप ये सोचें कि मुझे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक बड़ा बेहतर मुस्तकबिल फराहम करना है। अब इसमें सर एक बड़ा इशू जो कि हम सब ने देखा, ये वही पाकिस्तान है सर, ये वही हालात है जहाँ हम ये देखते हैं एक डॉक्टर यानी उसने मेहनत की है, उसने MBBS किया है, उसने स्पेशलाइजेशन किया है, वो टफ ड्यूटी कर रहा है, वो कॉल्स पे जा रहा है, मेहनत कर रहा है, वो इतना नहीं कमा रहा, शायद एक शख्स टिकटॉक पे ज्यादा कमा रहा है सर। अब वो टिकटॉक पे एक बंदा ज्यादा कमा रहा है ना, और डॉक्टर उसको देखता है, वो कहता है मेरी मेहनत किधर गई, मैंने मेहनत की, मैंने पढ़ा, मैंने दिन रात एक किया,
एक मैं किसी टिकटॉकर को खुदा ना खास्ता हिट नहीं कर रहा, आप जरूर कीजिए, आपकी जरा अपनी एक मर्जी है, लेकिन मैं सिर्फ कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा वैसे शुएब डॉक्टर्स भी टिकटॉकर हैं? नहीं अच्छी बात है ना, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें से किसी डॉक्टर की बात क्या वो करने का मकसद सिर्फ ये है कि एक तरफ बहुत मेहनत बहुत पढ़ाई इसीलिए क्या हम अच्छा कमा सकें, ज़रा आपकी सेल्फ एस्टीम, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि अब दुनिया बदल गई है ना, हालात बदल गए हैं, कमाई के अंदाज बदल गए हैं। आपने जो अभी पॉइंट लिया, अभी हम कोरोना से निकले हैं। यस, कोरोना के दौरान अगेन जो आपने टिकटॉक की बात की, इस तरह इंटरनेट पे बड़ी वो मीम्स जिसे कहते हैं कि भाई डॉक्टरों को आप कुछ नहीं देते और जो आपकी सेलिब्रिटीज़ हैं वो अरबों डॉलर कमाते हैं। ऑब्वियसली हर सोसाइटी के अंदर, और ये सिर्फ फिर पाकिस्तान का मसला नहीं है, यूरोप के अंदर भी ये बहस उठी है, अमेरिका में भी, कि जो हमारे डॉक्टर्स कोरोना में उनको पता चला कि डॉक्टर और नर्सें कितने ज़रूरी हैं। यस, देखें बहैसियत माशरा हमें प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि भाई हमारे लिए कौन कौन सी ऐसे पेशे हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, फिर उन पेशों को हमें इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर जो एक पेशा है दैट इज़ प्राइमरी एजुकेशन, कोई इंसेंटिव नहीं है कि बच्चियों को या बच्चों को, मजबूरी की वजह से आते हैं बट कोई इंसेंटिव नहीं है कि आप इस तरफ आ जाएं। हमारी फीमेल डॉक्टर्स हैं, वो करियर को इंसेंटिवाइज आपको करना पड़ता है। तो माशरे के लेवल पे आपको और हुकूमत के लेवल पे आपको सर्टेन करियर्स को इंसेंटिवाइज करना है। मिसाल के तौर पर अभी आप बात करेंगे सैलाब आ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर वाटर प्लानिंग या वाटर मैनेजमेंट के कितने लोग हैं? दैट इज समथिंग जो हमने, पॉलिसी एक्सपर्ट्स बहुत कम है। आपके पास अर्बन प्लानिंग के लोग नहीं है कि भाई आपने शहर बनाने हैं, आपने वाटरवेज बनाने, आपको वाटर के साइंटिस्ट चाहिए। सर हमें अगर अर्बन प्लानर चाहिए, टाउन प्लानर चाहिए, तो हम कहते हैं सिंगापुर से मंगवा लेते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। देखें आपने अपनी नेशनल जो आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी जो ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक जो आपको पेशे चाहिए, आपने फिर बच्चों को उस तरफ गाइड करना है। अब मैं यूनिवर्सिटी के लेवल पे हूँ, हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, हमारा वी सी ट्रेंड्स। अब हमारे यहाँ ट्रेंड आजकल क्या है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरफ सारे बच्चे जा रहे हैं। वो बच्चे ट्रेंड फॉलो करते हैं, देयर इज नो गाइडेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट या कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं है कि भाई इस वक्त हुकूमत को अगले 5-10 साल में किन पेशों में लोगों की जरूरत होगी। और वो पॉलिसी पर ट्रिकल डाउन करते यूनिवर्सिटी लेवल पे आ जाए डिपार्टमेंट्स कि भाई आपके पास डिपार्टमेंट। अब हमारे पास चंद एक यूनिवर्सिटीज के अलावा कहीं पे भी एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है। yes. आपके पास ये टाउन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट उस तरह नहीं है। तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू लुक एट द गवर्नमेंट लेवल। लेकिन कुछ जगहों पे मौजूद है। हमारी एक एंकर है ना चौधरी साहिबा, शी इज एन एनवायरमेंटलिस्ट, तो हमारे पास कम है लेकिन है। अच्छा अब आ जाते हैं सर सैलाब मुतासर इलाकों की तरफ। हमारे बहुत से पढ़े लिखे बहन भाई बच्चे जो अपनी तालीम जारी रखे हुए थे, लेकिन एक कुदरती आफत आ गई, अब उससे लड़ना नामुमकिन है। कोशिश कर रहे हैं डील करने की, लेकिन ज़ाहिर तालीमी इदारे ख़त्म हो गए, सब ख़त्म हो गया। अब उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? वो आगे तालीम कैसे जारी रखेंगे? जो पढ़ चुके वो नौकरियां कैसे करेंगे? देखिए हमने अभी रिसेंट पास में कोरोना के दौरान पढ़ाई को कंटिन्यू किया डिस्टेंस पे। आपने एक ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली है, उस प्रैक्टिस को आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी देखें मैं यूनिवर्सिटी का मैनेजिंग कैंपस हियर उर्दू यूनिवर्सिटी का, हमारे पास पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ को हम वायलेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हों कि भाई दीज आर स्पेशल केसेस, आप इनको, और वो फिर हमारे फेडरल यूनिवर्सिटियों के लिए HEC के लेवल पे पॉलिसी मेकिंग होती है कि भाई जो फ्लड हिट एरियाज़ हैं, पहले तो आप नोटिफाई करें कि कौन सा एरिया फ्लड हिट है, ताकि फिर मैं अपने देखूँ मेरा कौन सा स्टूडेंट है जो उस डोमिसाइल का है, वहाँ क्या है। देन आई कैन गिव दोज स्टूडेंट स्पेशल प्रिविलेजेस कि यार ठीक है इसका ये सेमेस्टर इसकी वजह से ख़राब हो रहा है, मैं उसको सेमेस्टर ब्रेक दे देता हूँ, या मैं उनके लिए कोई ऑनलाइन को वो कर लेता हूँ। ये सारा कुछ पॉलिसी मेकिंग पे आता है। हुकूमत की तरफ से, HEC की तरफ से यूनिवर्सिटीज़ को एक पॉलिसी देनी पड़ेगी कि भाई अभी जो सैलाब आए हैं, खासतौर पर जिन जो इलाके अफेक्ट हुए हैं, उनके स्टूडेंट्स को आपने किस तरह ट्रीट करना है, उनको आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा सर, डिस्टेंस लर्निंग की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल हालात में तो हम ये करते रहे हैं कोविड में, जैसे आपने भी कहा, लेकिन अभी इंटरनेट फैसिलिटी, कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है। ऐसी सूरत हाल में शॉर्ट टर्म प्लान क्या हो सकता है? हम उन बच्चों को कैसे एंगेज? देखिए ये अगेन पॉलिसी मेकिंग है ना, आपके पास पहले तो डेटा होना चाहिए कि कितना स्टूडेंट है। अब रिमोट एरिया का जो स्टूडेंट है वो ऑलरेडी बड़े शहरों में हॉस्टलाइट है, दे आर लिविंग इन हॉस्टल्स मोस्ट ऑफ देम। रिमोट एरियाज में हमारी इंस्टीट्यूट कम है जो कि डायरेक्ट इफेक्ट होंगे। जो डायरेक्ट इफेक्ट इंस्टीट्यूट है ऑब्वियसली वो तो उनका सारा प्रोग्राम हर स्टूडेंट के लिए बंद है। पॉलिसी मेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपके पास डेटा होना चाहिए कि भाई कितने स्टूडेंट आर अफेक्टेड,
फिर आप प्लानिंग कर सकते हैं कि अब हम क्या शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं कि इनको हम फैसिलिटेट करें। अभी तक बीइंग अ मेंबर ऑफ अ यूनिवर्सिटी वी डू नॉट हैव दैट डेटा। मेरा स्टाफ है जो उन इलाकों का जिनको मैं जानता हूँ, वी हैव रिलैक्स देम कि ठीक है अब थोड़ी टेक एक्स्ट्रा लीव्स आउट, तो हमें जिनका पता हो तो उनके लिए तो आप फैसिलिटेट कर सकते हैं। बट एक इदारे के लेवल पे जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा, जब तक हमारे पास पॉलिसी नहीं होगी, कोई भी यूनिवर्सिटी यूनिलैटरली वो नहीं कर सकती। वी आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट, वी आर वेटिंग फॉर द HEC कि हमें डायरेक्शंस दें कि भाई आपने इस जो आफत आई है, ये जो डिस्ट्रक्शन हुई, इसके बाद आपने क्या करना है। क्या ऐसे मामले पर यूनिवर्सिटीज का HEC से कोई राबता? Obviously, HEC is very aware of this thing, और the current chairman is very aware of these things. They're planning it out. क्योंकि ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, ये अभी मसला अभी जो है अभी तो इसकी रिपोर्टेशंस आएंगी सर, जो आपने कहा ना कि ज़रा दे आर वेल अवेयर ऑफ दैट, और ज़रा आप लोग की सजेशन बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए हम उन सजेशंस को वन बाय वन सर से सुन भी लेते हैं, जिसमें ये बहुत अच्छा था कि वो इलाके उन इलाकों के जो स्टूडेंट्स हैं, आपने स्टाफ का जिक्र किया, मैं स्टूडेंट्स की बात भी करता हूँ कि उनको हमें कैसे इस वक्त रिलीव करना है। ये सलमा बड़ा अच्छा पॉइंट है, ज़रा वहाँ पे अगर अभी इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो हम नहीं कम्युनिकेट कर पाएंगे, आई मीन कंटिन्यू नहीं कर, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। वो क्या हो सकता है? देखिए अगेन वो HEC is aware of that. HEC will be, or but there must be some suggestions from yes, the university. There obviously जिस तरह हमारे कोरोना के दौरान हुआ था, हमारी तमाम यूनिवर्सिटीज़ की मीटिंग हुई है, उन्होंने एक टास्क भी बनाया, टास्क फोर्स बनाया था, and they made उन्होंने फिर सजेशंस भी दी थी, and I am hoping again as the current chairman of HEC he is very well aware of that, और वो एक टास्क फोर्स बना के ये बना लेंगे और यूनिवर्सिटी को एक पॉलिसी दे दी जाएगी कि आपने जो ये इलाके हैं, these are been identified as flood head, और फिर कैटेगरीज में आ जाते हैं, उसके मुताबिक आपके पास ये डेटा है, यहाँ का जो स्टूडेंट है आपने उसको सिर्फ लेट्स से फीस रिलीव देनी है या आपने जो भी करना है, बट दैट पॉलिसी हैज़ टू कम फ्रॉम सेंट्रल प्रोविंसेस में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑब्वियसली द प्रोविंशियल HEC विल गाइड देम, आई एम अंडर द फेडरल HEC, तो आई विल वेट फॉर देयर इंस्ट्रक्शंस कि वो हमें बताएं कि भाई आपने इस सिचुएशन में क्या करना है, एंड आई हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंट इन HEC कि वो दे विल वेरी सून कम अप विद दिस पॉलिसी। अच्छा सर, बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, जाहिर है हम सबको इंडिविजुअली भी सोचना होगा, कलेक्टिव एफर्ट्स की भी ज़रूरत है। आप ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं कि जो बच्चे इस वक्त अफेक्टेड एरियाज़ में मौजूद हैं, उनको कम बैक करने में कितना वक्त लग सकता है? अंदाज़न 3 साल, 5 साल, 10 साल? देखिए, इट्स नॉट अ सिंपल क्वेश्चन। अब लेवल ऑफ ट्रॉमाज होती हैं, एक बंदे का इमीडिएट घर तबाह हुआ है, इमीडिएट फैमिली लॉस हुई है, उसको जो ट्रॉमा की शिद्दत है, बहुत वक्त लगेगा, दैट विल बी टेकिंग लॉन्ग टाइम। जो इनडायरेक्ट अफेक्टीज हैं, दे विल टेक शॉर्टर टाइम। अब मसला ये है कि इस तमाम मसाइल के लिए जब तक आपके पास बुनियादी डेटा ना हो, बुनियादी डेटा आपके पास नहीं हो, और दुनिया में जहाँ पे भी इस किस्म की आफत आती है वहाँ पे उनके पास एक मैकेनिज्म होता है कि भाई इस आफत के बाद जो साइकोलॉजिकली इसकी जो नफ्सियाती वो असरात होंगे, उसको हमने कैसे डील करना है। ट्रॉमा सेंटर्स होते हैं यूनिवर्सिटी के लेवल पे, जो ये अफेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ट्रॉमा काउंसलिंग हो सकती है, भाई आपके इलाके में नुकसान हुआ है, जो भी है। तो ये नहीं है कि हम कोई हमारे पास चॉइसेस नहीं है, चॉइसेस की बहुत ज़्यादा हमारे पास वैरायटी है कि आपने अब क्या करना है। लेकिन ये सब कुछ होगा जब आपके पास एक एफर्ट होगी, जब लोग बैठेंगे, प्लानिंग करेंगे, डेटा होगा आपके पास, और बैठ के उसके मुताबिक आप पॉलिसी बनाएंगे। ऑब्वियसली नुकसान जो हुआ है दैट इज़ डेविस्टेटिंग। लोगों के घर, आपका जो आबाई घर होता है, आप चाहे उधर रहते नहीं, आपकी एक एफिलिएशन होती है, आपके अपने गांव के साथ एक एफिलिएशन होती है, आपके लोगों के साथ एफिलिएशन होती है, बचपन गुजरा एफिलिएशन होती है ऑब्वियसली। तो जब वो आप यू सी दैट होल वॉश्ड अवे, तो अफेक्ट तो रहता है, और काफ़ी, और बच्चों में तो काफ़ी देर तक ये असर रहता है। लेकिन हमें बहसीत कौम उसके साथ डील करना पड़ेगा, और ये पहली दफ़ा नहीं आया और आखिरी दफ़ा भी नहीं आया। Exactly. तो हमें ऐसी आफतों के लिए हर लेवल पे तैयार होना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक तो हम जो फिजिकल लेवल पे है कि यार घर तबाह हो गया, घर बन जाता है, लेकिन जो उसकी नफ्सियाती असरात हैं उसको भी आपने डील करना है। जो आपकी जनरेशन इसमें से गुजर रही है, इस आफत से गुजर रही है, उसको आपने काउंसलिंग देनी है, ठीक है। अभी तक जो जनरेशन, हमने वो जलजला जो कश्मीर आया था वो एक्सपीरियंस किया था, वी स्टिल फील दैट आफ्टर शॉक, कभी आपको होता है। तो हर इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे हमें एक काउंसलिंग काम हो, फिर वो काउंसलिंग फिर आप एक्सटेंड कर सकते हैं जो ये इलाके हैं स्कूल्स में, कि वहाँ पे बच्चों के जो उनकी ट्रॉमा, उनकी रिहेबिलिटेशन हो, उनको ट्रॉमा बताया जाए, उनके साथ डिस्कस किया जाए, उनके साथ बात की जाए। इसके लिए बाकायदा, अब ये कोई नई साइंस नहीं है,
पूरी दुनिया में आफत आती रहती हैं और पूरी दुनिया के हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे उन्होंने इस आफत के बाद इसकी जो नफ्सियाती सर आते हैं उनको कैसे डील किया। अच्छा सर, ये तो हम उन बच्चों की बात करें ना जो इफेक्टेड एरियाज़ में है कि हमने उनको कैसे डील करना है, हम अपने एंड से क्या करें? हम जैसे वफाक में बैठे हुए हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस के, वो क्या कर सकते हैं उन बच्चों के लिए जो इफेक्टेड एरियाज़ में? क्या वो कैंपेनिंग कर सकते हैं, राशन जमा कर सकते हैं, उनके लिए कोई मैसेज? माशाल्लाह देखें, हमारी कौम के अंदर ये जो जज्बा है एक दूसरे के काम वक्त की ज़रूरत आना, ये तो हर जगह है। मेरे अपनी यूनिवर्सिटी के उर्दू यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उन्होंने माशाल्लाह जिनके अपने फैक्ट्रीज थे डायरेक्ट उनको तो सपोर्ट की है। तो ये तो हमारे यहाँ जज्बा जो है, ये जो बरादरान अखुवत का जज्बा है हमारे अंदर। और ये जब भी आफत आती है अवाम के लेवल पे कोई मसला नहीं होता, अवाम हमेशा दिल खोल के अपनी एहतियात भी देती है, अवाम दिल खोल के अपनी वो सपोर्ट भी देती है, लेकिन इन मसाइल का हल हुकूमती सतह पे प्लानिंग और उसके साथ हल होगा। एग्जैक्टली, प्लानिंग बहुत अहम है सर। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। और ज़ाहिर है हम बात कर रहे हैं कि कैसे इन हालात से अब निकलना, कैसे हमें बेहतर तौर पर अभी रिस्पॉन्ड करना है, जिसके लिए ज़ाहिर है हमें ये बड़ा अहम है कि HEC और गवर्नमेंट के लेवल पर ऐसी पॉलिसी बने जिसको यूनिवर्सिटी इंप्लीमेंट कराए, ताकि बच्चे और स्टाफ यूनिवर्सिटीज़ का, तालीमी इदारों का, वो इससे बेहतर तौर पर आगे निकल सके। बहुत शुक्रिया सर। आगे बढ़ेंगे एक और अहम मौजू की तरफ, चूँकि बात हम सैलाब ही की कर रहे हैं और ऐसे में हम आज बात बलूचिस्तान की बिलखुसूस करते हैं। सैलाबी रेले जिस तरह बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही उसने मचाई कि पूरा बलूचिस्तान ही मुतासर हुआ। कई ऐसे अजला जहाँ पर तबाही का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, मामला ज़िंदगी मफलूज होकर रह चुका है। ऐसे में इमदादी काम वहाँ पर जारी। आज हम इमदादी काम की बात करेंगे। PDM जिस तरीके से बलूचिस्तान में काम कर रहा है बाकी इदारों के साथ, जिस तरह PM साहब गए थे, उन्होंने कहा था कि PDM और जो हुकूमत है सूबाई वो मिलकर काम करेगी रिहेबिलिटेशन के ज़रिए, उसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा। जो 10 अरब का एक ऐलान किया गया वहाँ पर, उस पर भी ज़रा हम बात करेंगे। और इस वक्त जो सिचुएशन उस पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन कर लिए डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग एंड रेस्क्यू PDM में असगर अली जमाली साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल शुक्र है जी, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर बलूचिस्तान की सूरत हाल ओवरऑल एक प्लीज ओवरव्यू दीजिएगा, फिर हम मजीद सवाल भी करते हैं। जी देखें, आपको पता है कि इस दफा जो हालिया बारिश सूरत हाल इस वक्त जो है वो काफ़ी परेशान कुन है बलूचिस्तान में, और मेरे ख्याल है कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से हमें आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही। असगर अली साहब से हम दोबारा बात करते हैं जो ही उनके साथ हमारा कनेक्शन बहाल होता है, क्योंकि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो इतनी तकलीफदेह है। शुएब, मैं बार बार कहती हूँ कि उसको अल्फाज में बयान करना मुश्किल हो जाता है। हम जो चीज़ें महसूस कर सकते हैं उनको शायद बता नहीं सकते, और जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो जिन चीज़ों से गुजर रहे हैं वो मेरा ख्याल है वही लोग अहाता नहीं कर सकते। असगर अली साहब से राब्ता बहाल हो। सर प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर, प्लीज आप बताइएगा, अहाता कीजिएगा इस वक्त जो वहां पे हालात हैं और जो इमदादी कार्रवाइयां आप लोगों की तरफ से जारी हैं। जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा ना कि इस दफा जो बारिशें हुई है उन्होंने हमारे आउट ऑफ 34 में से 31 अजला ऐसे हैं जिनको मुतासिर किया है, और इन तमाम 31 अजला को हमने जो है आफत ज़दा भी करार दे दिया है। और उसके साथ साथ हमारी अपनी जो है रेस्क्यू एंड रिलीफ की कार्रवाइयाँ जो हैं जारी हैं। इस वक्त जो लास्ट स्पेल था, जो 5th स्पेल, जिसमें हमारा ईस्टर्न बेल्ट आपका नसीराबाद, जाफराबाद, सोबतपुर, झलमक्सी, सिब्बी और कच्छी का जो एरिया था, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ ये लास्ट स्पेल में। तो इसमें जो है फ्लड सिचुएशन थी और हमने अपनी सेम डे में अपनी जो रेस्क्यू टीमें थी यहाँ से मूव कर दी थी कोयटा से, और वहाँ पर 40 के करीब हमारे रेस्क्यू एहलकार, जिसमें 5 आपकी OBM बोट्स और जो है फ्लड फाइटिंग इक्विपमेंट के साथ हमने अपनी टीमें वहाँ पे भिजवाई थी। तो लस्बे आपके नसीराबाद, जाफराबाद और सोबतपुर और झलमक्सी के एरिया में इस वक्त मोर देन जो है 22,000 लोगों को जो है हमने सेफली रेस्क्यू कर लिया है। उसके अलावा आपके नसीराबाद और जाफराबाद में रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। इन सम पार्ट्स ऑफ दी सोबतपुर और सम पार्ट्स ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट झलमक्सी, वहाँ पे थोड़ी सी रेस्क्यू एक्टिविटीज अभी हो रही हैं, होपफुली वो भी सून कंप्लीट हो जाएंगी। उसके अलावा हमने यहाँ से जो है परसों मैं खुद जो है डिस्ट्रिक्ट बोलान में कच्ची मौजूद था अपने DG साहब के साथ, वहाँ पे हम लोगों ने जो है 600 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया था, क्योंकि रोड कट ऑफ हो गया था उस दिन हैवी रेनफॉल की वजह से, और हमने उनको रेस्क्यू करके उनको यहाँ से तैयार खाना हम लेकर गए थे, कुक फूड उनको प्रोवाइड करके। इसका मतलब ये हुआ कि हम रेस्क्यू में हैं, इसका मतलब है कुछ इलाके ऐसे जहां अभी भी हमें रेस्क्यू का काम मुकम्मल करना है। कोई ऐसे स्टैट्स जो शेयर कर सके आप कि अच्छा इतने इजला और इतने खानदान जिन्हें अभी भी रेस्क्यू करना है? देखें जी, अभी सिर्फ
सोबतपुर का एरिया ऐसा है जिसके कुछ तहसील, कुछ एरियाज हैं, यूसीज हैं, जहां पर कुछ लोग फंसे हुए हैं। बाकी ओवरऑल प्रोविंस में अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है और रिलीफ एक्टिविटीज हो गए। सर, इश्यूज क्या आ रहे हैं, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? स्कैटर्ड पॉपुलेशन एज एन इशू, लेकिन इतने दिन हो गए सर, अगर हम अभी भी रेस्क्यू नहीं कर पा रहे तो क्या रीजन क्या है? देखिए जी, रीजन यही है कि आपका जो है रोड नेटवर्क बिल्कुल कट ऑफ है, कोई रास्ते नहीं है आपके पास जाने के लिए। हम अभी जो है हेली के थ्रू वहां पे जा रहे हैं, बोट्स लेके जा रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि रोड नेटवर्क है ही नहीं अभी आपके पास। कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा आपका तबाह हो चुका है। इसका मतलब सर ये हुआ कि जो खबरें बलूचिस्तान से आती है ना कि 6-6, 7-7 दिन तक कुछ इलाके ऐसे जहां पर कोई नहीं पहुंच पाया, राशन नहीं पहुंच पाया, क्योंकि रेस्क्यू नहीं किया अभी, तो ये खबरें दुरुस्त हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं कि ना पहुंच नहीं पाया, और ऐसी कोई जगह नहीं जहां पे रेस्क्यू और रिलीफ की एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कल तक जो मुझे न्यूज आ रही थी कि जो हमारी टीम मौजूद थी, तो वो कह रहे थे कि सर एक यूसी बची है सोबतपुर की, हम वहां पहुंच रहे हैं और उसके करीब हम वहां से लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। बाकी तमाम जगहों पर उन्होंने कहा कि सर हमने रेस्क्यू एक्टिविटीज कर ली हैं और हमारे डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर वहां पे उसी इलाके में डिप्लॉयड हैं। वो खुद अब जो है हम ऐसे कर रहे हैं। थोड़ा डिले आ भी रहा है, तो ये बात आप कह सकते हैं सर कि अगर रेस्क्यू में डिले आ गया तब भी आपकी टीम्स वहां पर हैं, आपकी सपोर्ट वहां पर है, राशन पहुंच रहा है, एटलीस्ट जिंदगी वहां पर मौजूद है? बिल्कुल हमारी टीमें वहीं पे मौजूद हैं, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। रेस्क्यू तकरीबन अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, रिलीफ ऑपरेशन चल रहे हैं। अब थ्रू हेली के जो है हम रिलीफ ऑपरेशन अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि रोड कनेक्शन जो हैं सारे डिस्टर्ब हो चुके हैं, रोड नेटवर्क है ही नहीं वहां पे इस वक्त। सही। अच्छा सर, ये तो आपने सूरत हाल बता दी कि इस वक्त कहाँ पे रिलीफ का काम हो रहा है, कहाँ पर अभी जारी है और कहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। अब ये बताएं कि जो लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं, क्या तमाम लोगों के पास खैमे, अद्वियात और जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो मौजूद हैं या मज़ीद रिक्वायर्ड हैं अभी? देखें जी, क्या कहते हैं, इनिशियली तो जो हम ऐसे कर रहे हैं कि वहां पे जो है जो सेवर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको वहां पे लोगों को हम वहां पे शिफ्ट करवा रहे हैं, और वहीं पर वो कुछ जगह जो है ड्राई लैंड है, वहीं पे उनके लिए खाना तैयार करके उनको कुक फूड हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे जिनको टेंट वगैरह चीजों की जरूरत है या मेडिकल कैंप की जरूरत है, तो हम हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं, वो भी अपने मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं। इवन लाइव स्टॉक वाले अपने वेटनरी कैंप्स भी वहां पे स्टैब्लिश कर रहे हैं। और कल मेरी बात हुई थी हेल्थ डिपार्टमेंट की अथॉरिटी के साथ, उन्होंने इस वक्त जो है इन एरियाज में 25 के करीब जो है मेडिकल कैंप्स लगाए और मोर देन जो है 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को जो है उन्होंने जो है इस वक्त ट्रीट कर लिया है। और इसी तरह लाइव स्टॉक ने जो है 50 के करीब अपने जो है वेटनरी कैंप्स लगाए और कोई 3 लाख के करीब जो जानवरों को उनकी वैक्सीनेशन की है और उनको ट्रीट किया है वहां पे। असगर अली साहब, क्योंकि तबाही बहुत बड़ी है, ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर कम्युनिकेशन सिस्टम भी डिसकनेक्टेड था, बिजली के कनेक्शन नहीं थे, क्या अभी आर्जी तौर पर कुछ बंदोबस्त हो पाया है, कुछ बिजली का, कुछ ऐसे रास्तों का जो कि मुतासरीन जहाँ जहाँ मौजूद है उन तक सामान पहुँचाया जा सके, कुछ आर्जी बंदोबस्त हुआ है इन चीज़ों का? देखिए जी, टेम्परेरी बेस पे हमने जो सोलर लाइट्स होती हैं हमारे पास पीडीएम के पास, हमने वो सोलर लाइट्स वगैरह दे दी हैं। बाकी में हमारी कल भी इसी तरह बात हुई थी गैस अथॉरिटीज के साथ, आपकी कैस्को के साथ, तो बोलान में इस तो आपका जो गैस का जो पाइपलाइन है वो जगहों से जो है डिस्टर्ब हुई है, उसको कनेक्शन वो कह रहे थे हमें मजीद जो है 3 दिन दरकार होंगे। इसी तरह जो है कैस्को से मेरी बात हुई कि भाई कोयटा में और आपके जो सराउंडिंग एरियाज हैं और ये एरियाज हैं जहाँ पे बिजली का इशू है, तो वहां पर उन्होंने कहा कि जी आपको पता है जिस तरह ये जो इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह वहां पे भी गिरे हैं, काफी डैमेज हुए हैं, तो वो भी अपनी बहाली के काम में लगे हुए हैं। तो होपफुली विद इन 3 और 4 डेज में गैस और बिजली का जो इशू है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक सर, एक बात और भी जानना चाहेंगे कि सैलाब के बाद ये खबरें भी आई कि वहाँ पर पेट्रोल जो है वो शॉर्ट हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने खुद भी कहा कि रास्तों का इशू है। फिर बाद में हमें ये कहा गया कि नहीं, जो रास्ते हैं वो 2 रास्ते इस वक्त जो हैं वो अल्टरनेट रूट्स दे दिए गए हैं, कराची टू क्वेटा भी, और जो पंजाब की साइड से सिंध की साइड से दाखिल होते हैं अपर सिंध से, वहाँ से भी रास्ता मौजूद है। तो पेट्रोल की क्या सिचुएशन है वहाँ पर? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। इस वक्त जो है टेम्परेरी बेस पर वो कराची, जो आपका कराची कोयटा जो रूट था हमारा हाईवे का, वहां से और बीच में एक रोड जाता है खोजदार से रतो डेरो वाला, उस रास्ते से बीच में हमें नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी का एरिया पड़ता है, वो रोड ओपन है। साथ में जो है आपका वहां से सिंध से जैसे दाखिल होते हैं आपके जैकमाबाद के एरिया से, वो रूट भी ओपन है। सो वहां पे अभी हम
यहाँ से तो हम अपने रिलीफ ऑपरेशन भी, आपको पता है अभी हमने जो है सखर से और जैकमाबाद से वहां से लीड कर रहे हैं, चीजें वहां से प्रोक्योर करके थ्रू हेली के इन अफेक्टेड एरियाज में पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कोयटा से रोड सारे कट ऑफ हैं उस तरफ, तो यहाँ से तो पहुंच नहीं सकते, इसलिए हमने वहां पे जो है अपनी टीमें, हमारे डायरेक्टर साहिबान बैठे वहां से चीजें लेकर वहीं पे डिस्पैच कर रहे हैं जैकमाबाद और सखर से, तो वहां से रोड ओपन है। ये दो रास्ते अपनी जगह सर, लेकिन चूंकि हम बलूचिस्तान को जब देखते हैं तो वहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि ईरान की तरफ से जो है खाने पीने की अशिया भी आती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा आती रही हैं, वहाँ पे ज़रा उनकी मार्केट्स में हम देखते भी हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स वहाँ पर हैं। तो ईरान से कितनी सपोर्ट आ रही है इस वक्त बलूचिस्तान में? देखिए जी, कल भी हमें जो है एक न्यूज़ आई थी और कमिटमेंट हुई थी कि ईरान की तरफ से कि एक जो है ट्रक उनका जो है फूड एंड नॉन फूड आइटम लेकर आपका जो है थ्रू जो है चागी बॉर्डर एरिया से यहाँ एंटर हो रहा है बलूचिस्तान में, और ये जो है जैसे आ रहे हैं, और ये भी हम इन्हीं आपके यही एरियाज हैं जो जाफराबाद, नसीराबाद, ये उनके लिए डिस्पैच हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है, फ्लडिंग सिचुएशन है या वर्स्ट सिचुएशन है, वो इन डिस्ट्रिक्ट में, बाकी और कहीं पे भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जितने भी बलूचिस्तान के एरियाज थे वो अब कवर हो चुके हैं, उसमें रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन तमाम कंप्लीट हो चुके हैं, और इवन हमने वहां पे अपनी अभी टीमें भिजवा दी है, वो असेसमेंट कर रही है फॉर रिहेबिलिटेशन पर्पसेस। बलूचिस्तान का कितना फीसद हिस्सा ऐसा सर कि जहां पे आप कह सकते हैं कि इतना फीसद हिस्सा है जहां पर बहाली का काम मुकम्मल हो चुका है, और इतना फीसद है जहां पर रेस्क्यू एंड रिलीफ अभी मुकम्मल नहीं हुआ? देखें जी, आपके रेस्क्यू रिलीफ एक्टिविटीज मोर देन 70% कंप्लीट हो चुकी हैं। आपका जो है सिर्फ और सिर्फ मैं कल आपको बता रहा था कि जो हमारा नसीराबाद डिवीजन के जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे हमारे जो है रिलीफ ऑपरेशन चल रहे हैं, बाकी थ्रू आउट दी प्रोविंस हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं, रिलीफ ऑपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने जो है टीमें कंस्टिट्यूट करके डिस्ट्रिक्ट में भेज दी, वो दे आर दी रैपिड असेसमेंट टू गेट द क्लियर पिक्चर कि कौन सा सेक्टर कितना डिस्टर्ब हुआ है और किस सेक्टर में हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। अब वो हम डिटेल असेसमेंट कर रहे हैं अपने जो रेस्ट ऑफ द एरियाज हैं, जैसे यहाँ पे भी थोड़ी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी तो इसमें भी टीमें हमारी जो है वो अपना काम स्टार्ट ले लेंगी आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द रिलीफ ऑपरेशंस। अभी कुछ सर्वे और एस्टिमेशन करनी पड़ेगी। सर ये फरमाइएगा कि हम ड्राई फ्रूट्स के लिए मोस्टली बलूचिस्तान पे इन्हिसार करते हैं, और स्पेशली जो कुछ अर्सा पहले हमारे जो जंगलात थे चिलगोज़े के उसमें आग लगी थी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान एक तो वो हुआ था, अभी फिर सैलाब की वजह से बहुत से मसाइल पैदा हुए, बहुत चीज़ें इफेक्ट हुई हैं। कितना नुकसान अंदाज़न हुआ है हमें अगर हम फसल की बात करें उसके हवाले से? देखिए जी, इस वक्त जो एक बेसिक हमें जो डेटा मिला है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एक रफ डेटा मैं आप कह लें इसको, तो तकरीबन 6 लाख एकड़ के करीब एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा डिस्टर्ब हुआ है। तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा सेक्टर है, उसको बहाली में टाइम टेकिंग है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि अभी जो है वो एक छोटा सा काम है या इतना जल्दी वो हम उसको जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को बहाल कर पाएंगे, तो उसके लिए भी काफ़ी हमें पैसा, काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वो तब होगा कि जब आपकी असेसमेंट होके आ जाएगी, तब हमें पता चलेगा एक क्लियर पिक्चर कि कितना नुकसान हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितना हुआ है, कौन से सेक्टर में हुआ है, एग्रीकल्चर कितना हुआ है और उसको कितनी मजीद इन्वेस्टमेंट चाहिए, ताकि जो अभी की जो सिचुएशन थी इस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए और जो हमारी प्रोडक्शन थी उसको दोबारा जो है इनहांस करने के लिए, ये जब असेसमेंट होगी तब हमारे पास एक जो है एक रिजल्ट आएगा सामने। ये असेसमेंट कब तक हो जाएगी सर? ये असेसमेंट अभी कंटिन्यू है और होपफुली इंशाल्लाह आफ्टर जो है विद इन वीक और 10 डेज में ये अभी हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि अभी हमारा कौन सा सेक्टर कितना जो है डिस्टर्ब हुआ है। टीमें डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, अभी इसमें वक्त लगना है। तो जो ऐलान हुआ और उसके बाद हमने देखा कि सबसे पहले बलूचिस्तान ने मुतासरा ख़ानदान को 25,000 रुपये ज़रा वो बेस्ट के ज़रिए मिल रहे हैं, कितने ख़ानदानों तक ये रकम पहुंच पाई है? देखिए जी, एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये कि हमारी उस दिन एक मीटिंग भी हुई थी हमारे डायरेक्टर की बिस्प के साथ। उन्होंने कहा कि फिलहाल जो ऐसे इलाके जहां पे आपके रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं, वहां पे जहां पे थोड़े से नेटवर्क आपके हैं, क्योंकि आपको पता है बिस्प का टोटली सारा सिस्टम डिपेंड ऑन नादरा और वो नेट कनेक्टिविटी की वजह से, तो जहां पे उनके जो नेट के और उनके जो इशू रिजॉल्व हैं, जहां पे नेटवर्क कनेक्शन सिस्टम है वहां पे उनके ऑपरेशन चल रहे हैं। अपने बिस्प के थ्रू जो ये 25,000 का जो आपकी जो एक रकम थी बेसिक जो उनको दे रहे थे इन टर्म्स ऑफ रिलीफ, वो उनको मिल रहे हैं। बाकी जो जहां जहां ऐसे एरियाज हैं जहां पे रोड और नेटवर्क कट ऑफ हैं, तो वहां पे ये ऑपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हो चुका है।
अच्छा असगर अली साहब, इमदादी कामों का सिलसिला जारी है, लेकिन जाहिर है जब एक हादसा होता है तो लोग डर जाते हैं कि खुदा ना खास्ता मजीद बारिश हो गई तो तबाही मजीद हो सकती है। कुछ इलाकों से खबरें आ रही थी कि दोबारा भी बारिशें हो रही हैं। क्या महकमा मौसमियात की तरफ से ऐसी कोई प्रेडिक्शन है कि आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बारिश हो सकती है, स्पेशली उन इलाकों में जो पहले से मुतासर हैं? देखें जी, फिलहाल तो इस वक्त बलूचिस्तान में कहीं पे भी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जो आपकी मेट डिपार्टमेंट की अथॉरिटीज़ हैं उनसे उनकी जो प्रेस रिलीज हम डेली बेस पे, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्रोविंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश है जिनमें उनका एक नुमाइंदा बैठा हुआ है, तो उनसे हम डेली बेस पे अपडेट लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी अभी नहीं, 12 से 18 तारीख का एक एक्सपेक्टेड स्पेल है, वो जो है आपका नसीराबाद, जाफराबाद, सिब्बी, झलमक्सी, लसबेला, किला सैफुल्ला, कोयटा, पशीन, इन एरियाज में जो है दोबारा बारिशें होने के इम्कानात हैं, लेकिन वो 12 से 18 हैं। अभी फिलहाल इस वक्त जो है ये जो कमिंग 10 डेज है इसमें कोई बारिशें नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया असगर अली साहब, बहुत शुक्रिया। डिप्टी रनिंग एंड रेस्क्यू PDMA साथ मौजूद थे, बलूचिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक हमसे बात कर रहे थे, जो सूरत हाल वहाँ पर रही। अब जो रेस्क्यू एंड रिलीफ का ऑपरेशन जारी है और 12 से 18 तक एक नया स्पेल आएगा, उससे मुतालिक ज़्यादा तैयारी भी इनको करनी है। अल्लाह करे चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर सबसे पहले बलूचिस्तान मुतासर हुआ है और स्टिल 31 अजला ऐसे हैं जिनको आफतज़दा करार दिया गया और वहाँ पर अभी भी हम देख रहे हैं कुछ इलाके ऐसे हैं चूँकि स्कैटर्ड पॉपुलेशन है यहाँ की, उनको अभी रेस्क्यू भी करना है। तो कुछ इलाके ऐसे जहाँ पर हम ये खबरें आ रही थी कि वहाँ से 6 दिन बाद लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन ये बात थोड़ी सी इत्मीनान बख्श है कि एटलीस्ट टीम्स वहाँ पहुँच रही हैं। और अगर कभी रेस्क्यू में वक्त लग भी रहा है क्योंकि हेली के जरिए समटाइम्स रेस्क्यू करना पड़ता है, तो एटलीस्ट वहाँ पर टीम्स पहुँच ज़रूर रही हैं। कोई ये ना समझे कि हम तक पहुँचा नहीं गया, कोई ये ना फील करे कि हम बिल्कुल ऐसे कट ऑफ होकर रह गए कि किसी को मालूम ही नहीं कि हम यहाँ पर हैं। तो पूरा डेटा भी साथ कंपाइल हो रहा है और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। स्लो ज़रूर हैं, मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन एटलीस्ट एक डायरेक्शन में ज़रूर हम चल रहे हैं। एक ब्रेक के बजाय अब हम आपसे कहेंगे अल्लाह हाफ़िज़, मुलाकात आपसे कल करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका इस प्रोग्राम को देखने के लिए भी, और शुक्रिया मैंने इसलिए भी किया कि इस इमदाद में हिस्सा डालने के लिए भी, चूँकि हम बात कर रहे हैं, जो भी हमारे शोज़ हो रहे हैं, ट्रांसमिशन हो रही हैं, हम बात करें, हमें अपने सैलाब मुतासर बहन भाइयों को याद रखना है और इमदाद करनी है और दिल खोल कर करनी है। मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।